हमें हमारे मेन कैरेक्टर तोमोया को दिखाया जाता है। इसे हम लोग तोमो बुलाएंगे। तो ये मस्त अपना साइकिलिंग कर रहा होता है। इतनी देर में एक लड़की की हैट उड़ गई रहती है, तो वो रोक देता है अपनी साइकिल को और देखता है कि ये हैट कहाँ से है। तभी उसे एक लड़की वहां पे दिखाई देती है और उस दिन इसे लगा था कि इसका पहला प्यार यही है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ओटाकू रहता है, क्योंकि हर जगह बस कॉमिक, एनिमे और एनिमे के फिगर्स ही पड़े हुए रहते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये अपने ड्यूटी के लिए चला गया रहता है, जो कि न्यूज़पेपर बांटना रहता है। और मैं बता दूं कि इसके सपने काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने रहते हैं। इसलिए ये न्यूज़पेपर बांटने के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है, समझे, एक्स्ट्रा में वर्क वर्क करता है। और ये गेम भी बनाना चाहता है और बहुत बड़ा गेम बनाना चाहता है, इसलिए बहुत सारे काम करता है पैसे कमाने के लिए। आगे हमें स्कूल में एरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे देख रही होती है कि उसका क्लास इस बार कहाँ पे है, क्योंकि हर साल इनका क्लास चेंज होता है। तो वही सेम क्लास में डाल दिया गया था और एरी काफ़ी पॉपुलर होती है लड़कियों के बीच में। सब लोग एरी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा भी उससे बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है ना, हम लोग वापस से सेम क्लास में हैं। एरी बहुत ही हंसमुख टाइप की लड़की रहती है, मतलब वो किसी से भी बात कर लेती है, बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। दूसरी तरफ एक और फेमस लड़की रहती है, इसका नाम उटाहा रहता है, जो कि किसी से बात नहीं करती है और ये थोड़ी सी घमंडी टाइप की रहती है। आप इसको एरी का बिल्कुल अपोजिट मान सकते हैं। तोमो का दोस्त आ जाता है और कहता है कि कितनी अच्छी बात है ना, हम लोग वापस से इसी क्लास में आ गए हैं, मजा आ जाएगा बैठने में। वैसे तुम एरी को देख रहे हो, वहां पे देखो ना, एरी कितनी ज्यादा मजेदार है भाई। ओहो, तब तोमो कहता है कि देखो, हमें 3D गर्ल्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, 2D गर्ल्स उससे ज़्यादा बेहतर होती है और वो लोग हर चीज़ में ज़्यादा बेहतर होती है। मगर उसका दोस्त कह रहा है कि तुम एरी को एक बार देखो, तो वो हाफ जापानीज़ है और उसकी ब्यूटी तो देखो, उसके बाल भी देखो कितने ज़्यादा मस्त है, एक नंबर है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगता है। लेकिन वो कहता है कि अरे यार, एक बार उसे देखो, तो एक बार तुम देखे हो तो उसके दीवाने हो जाओगे। लेकिन तोमो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बाद में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, तो वो तोमो से कहता है चलने के लिए। तब तोमो कहता है कि ठीक है, तुम जाओ ना, मैं थोड़ी देर के बाद में आता हूँ। दूसरी तरफ हमें एरी को दिखाया जाता है, जिसने एक लिमिटेड एडिशन की कॉमिक बुक को यहाँ पे छुपाया हुआ रहता है और वो उसे ही देख रही होती है। अब इतनी देर में क्या होता है कि तोमो वहाँ पे आ चुका रहता है और कहता है, तो मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी, क्योंकि इतनी महंगी और इतनी खतरनाक चीज़ तुम किसी को ऐसे ही थोड़े छोड़ दोगी। और देखो ना यार, मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। तो वो मना कर देती, कहती कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और ये बताता है कि मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ। वो गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने एक लड़की को देखा और वो उसे मैं अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी? वैसी लड़की करोड़ों साल में एक बार दिखती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन एरी कहती है कि ना, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तब वो कहता है कि देखो ना यार, मैं बस यहाँ पे तुम्हें ही जानता हूँ, तुम्हारे अलावा और कोई भी ये काम इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तुम मेरी मॉडल बनोगी और तुम सबसे अच्छी इलस्ट्रेटर भी हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम गेम बनाओगे और तुम मुझे उसमें इलस्ट्रेट करना चाहते हो? तब वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ और तुम ही तो हो जो कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकती हो, क्योंकि जैसा तुम दिखती हो वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। सुबह में स्कूल के टाइम में तुम हो सबकी फेवरेट एरी, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम एक बहुत ही ठरकी कॉमिक आर्टिस्ट बन जाती हो, जिसके बहुत सारे कॉमिक वैसे वाले हैं। तब एरी चिल्ला के कह रही होती है कि बस बस बस, बहुत हो गया, तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा ज़ोर से बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम, वो कहता है, मगर रुको यार, तुमने मुझसे बचपन में वादा किया था, तुम भूल गई? वो कहती है कि बचपन में वादा किया था तो क्या हुआ, ज़रूरी थोड़े है कि बड़े हो तो वादा निभाया ही जाए। बचपन में तो लोग बहुत सारे वादे कर देते हैं, क्योंकि बचपन में उसने कहा था कि मैं गेम बनाऊंगा, तब एरी ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे इसमें ज़रूर साथ दूंगी। ऐसे टूटा हूँ, आप इसका दांत देख सकते हैं ना। दोनों कितने ज़्यादा बचकाने लग रहे हैं। वैसे लड़की के साथ है तो जलन हो रही है। और फिर वो कहती कि नहीं, मैं मदद नहीं करने वाली हूँ इसके लिए तुम्हारे लिए, ठीक है। मगर वो कह रहा होता है कि अरे यार, मेरी बात तो एक बार सुन लो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा गेम बनाने में। लेकिन एरी साफ साफ मना कर रही होती। तब ये कहता है कि यार, वैसी लड़की करोड़ों साल में एक बार मिलती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, धक धक धड़क रहा है। लेकिन एरी कहती है कि ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, और तुम कितना इसको लेके पैशनेट हो ये भी देख ही लिया जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें आना है या फिर नहीं आना है ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा स्कूल के बाद रूम में, तो तुम वहाँ पे आ जाना ज़रूर। तब वो सोच में पड़ चुकी रहती है। बाद में हम देखते हैं कि ये एंट्रेंस सेरेमनी में बैठा हुआ रहता है। तभी इसका दोस्त कहता है कि अरे वहाँ क्या देख रहे हो, उटाहा को देखो ना यार, उटाहा को तुम देख नहीं रहे हो क्या? उसके लंबे लंबे काले काले बाल है और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है लड़कों के बीच में। हालांकि ये किसी को भी भाव नहीं देती है, खुद ही भाव में रहती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ऐसा नहीं है कि कोई से पसंद नहीं करता, हर कोई से पसंद करता है, मगर यही किसी को भाव नहीं देती है। और तोमो भी इसे बिल्कुल मतलब ऐसे देख नहीं रहा होता है, चुपचाप एकदम नॉर्मल कहता है कि यार, तुम लोग को ये लोग में क्या खास लगता है? मुझे तो इन लोगों में बिल्कुल भी कुछ भी खास नहीं लगता है। आगे उताहा
स्कूल के रूफटॉप पे लंच कर रही होती है। उतनी देर में तोमो आ जाता, पूछता है क्या मैं बैठ सकता हूँ, मगर वो कुछ नहीं बोलती है तो ये चुपचाप बैठ चुका रहता है वहाँ पे। वो उसे लात मारती है धीरे से, तो वो उसे बंद देता है खाने के लिए और कहती है तो तुम मुझसे यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आए थे ना तोमो। तो ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, सारी पॉपुलर लड़कियों को ये पहले से जानता है। और ये बता रहा होता है कि कैसे मैंने समर टाइम में एक लड़की को देखा था भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी और मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ उसी के ऊपर में, और इसके लिए मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम इन सभी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो क्या तुम मेरे लिए इसकी मदद कर सकती हो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि ना, मैं नहीं मदद करने वाली हूँ तुम्हारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे। क्या तुमने उस लड़की से उसका नाम पूछने की कोशिश की या फिर कुछ पूछने की कोशिश की। तब ये कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, मैं एक 3D गर्ल से आखिर क्यों पूछूंगा, 2D गर्ल्स में मेरा इंटरेस्ट है। 2D गर्ल्स मतलब तुम लोग समझते हो ना, ये जो एनिमे वाली लड़कियां हैं। लेकिन फिर वो कहती है मैं आऊंगी मदद करने के लिए, और सोच रही होती है कि अरे यार तुमने बहुत ज़्यादा देर लगा दी पूछने के लिए। ओह, आगे हमें दिखाया जाता है कि तोमो अपना काम यहाँ पे पूरा कर लेता है और जा रहा होता है रूम की तरफ जहाँ पे वो लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक लड़की भागते हुए आ रही होती है और कहती है कि मैडम ने तुम्हें कुछ काम बोला है। तब ये कहता है कि ठीक है, मैं वो काम बाद में कर दूंगा, मैडम को कहना बाद में वो काम हो जाएगा। तभी वो लड़की कहती है कि एक और बात है। तोमो कहता है कि क्या बात है। तब वो कहती है कि उस दिन तुमने मेरी टोपी उठा के दी थी ना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तोमो कहता है कि नहीं, मैंने किसी की भी टोपी उठा के नहीं दी है। और अचानक से उसे याद आता है, क्या क्या कहा, टोपी कहा। फिर उसे पूरा याद आने लगता है, लेकिन उतनी देर में तो वो लड़की वहां से जाने लगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एरी वहां पे पहुंच गई थी और वो बिना ही देखे अपना बड़बड़ाना शुरू करती है। कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही देखना था, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन वहां पे तो रहती उताहा, और उताहा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एरी। तो एरी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि तोमो ने मुझसे मदद मांगी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये देख के एरी को और भी ज्यादा चिढ़ बढ़ता है और वो बोलती है कि उसने मुझसे ही मदद मांगी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, समझे। दोनों बिल्कुल आग और पानी की तरह रहते हैं और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। और फिर जो हमारी उताहा रहती है कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगी। और इधर हम देखते हैं कि ये लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। और पता लगता है कि ये दोनों तो बहुत पहले से ही एक दूसरे के क्लास में है और इस साल भी ये दोनों एक दूसरे के क्लास में। तो वो कह रहा होता है कि लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस लड़की का नाम मेग्यूमी रहता है और तोमो इसे लेके आया था फ्री में खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इसे अपनी बात भी तो निकलवानी रहती है ना। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और मेग्यूमी कहती है कि नहीं नहीं, मैं इतनी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं हूँ, इतनी भी ज़्यादा कुछ क्यूट नहीं हूँ। लेकिन वो सोच रहा होता है कि यार ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है, 3D गर्ल जैसी लग रही है, ये बिल्कुल भी 2D गर्ल जैसी नहीं लग रही है। तो वो कहती है ठीक है, मैं खाना शुरू करती हूँ। तोमो कहता है ठीक है, तुम खाना शुरू करो, और बताने लगता है कि मैं एक ओटाकू हूँ और मेरे घर में वो सारी चीज़ें हैं, ओटाकू वाली पूरी अपनी सारी चीज़ें बता रहा होता है। तब मेग्यूमी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मुझे ये ओटाकू वाली चीज़ें, ये गेमिंग और एनिमे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और फिर ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। मेग्यूमी कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हमारे पूरे स्कूल में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फेमस हो। वो पूछता है कैसे। तब बताती कि एक बार तुमने अटेंडेंस के दौरान एनिमे चला दिया था ना, इसीलिए। और भी बहुत सारी चीज़ें बताती है और वो सोच रहा होता है क्या यार, एक ओटाकू ऐसा ही होता है, लेकिन ओटाकू की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है और मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ क्या। और फिर पता नहीं भाई, पूरे जोश जोश में उससे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने गेम के बारे में बताऊंगा, तुम मेरे गेम की मेन हीरोइन बनने वाली हो। वो चुप उसे कराती है, अरे यार चुप रहो, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है कि एक ओटाकू ऐसा ही होता है, वो कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी चुप नहीं रहता है। ठीक है, मैं गेम का डेवलपर हूँ और मुझे गेम अच्छे से डेवलप करना है, तो मुझे इसके लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। मेग्यूमी कहती है कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, तुम तो ऐसे भी लड़कियों से घिरे रहते हो चारों तरफ से, बहुत ज़्यादा फेमस जो लड़कियां हमारे स्कूल की, उससे तो तुम हमेशा घिरे ही रहते हो, तभी से कुछ समझ में नहीं आता है। और कह रहा होता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तब मेग्यूमी कहती है कि वो वहाँ देखो खिड़की के बाहर, वो फेमस लड़कियां है ना हमारे स्कूल की। और देखता है कि ये क्या, एरी और उटाहा वहाँ पे रहते हैं बाहर में। वो दोनों भी अंदर आ चुके रहते हैं और पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तब बताता है कि ये मेग्यूमी है और ये हमारे गेम की मेन लीड हीरोइन बनने वाली है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या ये हमारे गेम की मेन लीड हीरोइन बनेगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उटाहा सोच रही होती है कि मैं बनूंगी और एरी सोच रही होती है कि मैं बनूंगी। और यहाँ पैर के नीचे देख रहे हो कैसे कैसे वो लोग इसे परेशान कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा टोमो रहता है वो एरी और उटाहा को इंट्रोड्यूस करवाता है मेग्यूमी से और बता रहा होता है कि कैसे ये दोनों मेरी मदद करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो ये लोग अपना ही लड़ने लगते हैं और पैरों के नीचे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, उटाहा और एरी की, जहाँ पे सब लोग शांत होने के लिए कहते हैं। फिर वो अपना स्क्रिप्ट दिखाता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी मजा नहीं है, तुम्हारा स्क्रिप्ट एकदम फालतू है, मतलब ये गेम चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। वो कह रहा होता है कि यार यार चलने से पहले कैसे फ्लॉप हो जाएगा, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मगर एरी कह रही होती है कि नहीं तुम नहीं समझ रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और उटाहा भी कह रही होती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अरे ये कहाँ पे गई।
तब वो लोग देखते हैं कि अच्छा वो वहाँ वेंडिंग मशीन में गई, कब गई पता भी नहीं चला। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसने मेग्यूमी को अपने घर बुलाया रहता है मिलने के लिए, मगर वो आई रहती है थोड़ी देर के बाद में। तो वो कहता है कि तुम्हें ये जगह याद है? वो कहती है कि नहीं मुझे ये नहीं याद है। तब तोमो कहता है कि पहली बार हम लोग यहीं पे मिले थे। लेकिन जो मेग्यूमी रहती है वो कहती है कि नहीं पहली बार हम लोग यहाँ कहाँ मिले थे, पहली बार तो हम लोग स्कूल में मिले थे, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। तब तोमो गुस्सा हो जाता है जैसे कि एक ओटाकू होना चाहिए, और वो कह रहा होता है कि नहीं हम लोग पहली बार यहीं मिले थे, क्योंकि भाई इसने मेग्यूमी को यहाँ पे पहली बार देखा तो इसका मतलब ये लोग पहली बार यहीं पे मिले थे। लेकिन मेग्यूमी ने तो पहले से स्कूल में देखा है काफी बार, और ये काफी पॉपुलर भी है इसीलिए। लेकिन ये समझ नहीं रहा होता है, भाई अपना ही दिखा रहा होता है, और कहता है कि आज तुम पहली बार किसी ओटाकू के घर जा रही हो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक ओटाकू आखिर कैसा होता है। एक ओटाकू अपने फीलिंग्स को कभी किसी के सामने नहीं दिखाता, और दिखाता भी है और बड़े अजीब हरकतों से कर रहा होता है। तो वो कहती है कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ करने तो नहीं ना वाले हो? वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें बस गेम खिलवाना चाहता हूँ, मस्त हम लोग आराम से बैठ के गेम खेलेंगे। और सोच रहा होता है कि इसके घर में आके ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। ये सोचता है कि ये मेरी ही तरह पागल होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक बहुत ही समझदार लड़की होती है, और फिर वो उसे गेम दिखाता है कि कैसे ये जो गेम है सिमुलेटर वाला, इसमें गेम खेला जाता है। वो अपने से अच्छे से गेम खेल सकती थी, मगर ये जो बंदा होता है ये उसे अपने इशारों पे नचाना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि जो मैं बोलूँ वैसा ही वो करे, और वो थोड़ा कर भी रही होती। वैसे अपने से गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, मगर इसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक ओटाकू अपने सामने गलत गेम किसी को खेलते हुए नहीं ना देख सकता है, या फिर वो समझ रहा था अपने आप को ज़्यादा बढ़िया। हालांकि गेम की एंडिंग आ चुकी रहती है, और गेम की एंडिंग देख के तोमो एकदम रोने लगता है और कह रहा होता है कि एंडिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। मेग्यूमी कहती है कि हाँ गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मगर मुझे रोना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है मत रो। मेग्यूमी कहती है वैसे इसका साउंड ट्रैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये गेम हमारे तोमो ने ही बनाया रहता है। और तोमो काफ़ी खुश होता है। अब रात हो चुकी रहती है और गेम भी खत्म हो गया रहता है। सो वो कहती है कि गेम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि घर पे मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन वो कह रहा होता है कि अरे रुको, इतनी जल्दी कहाँ पे जा रही हो, इतना ज़्यादा मस्त गेम था, और तुम्हें पता है ये तुमने गेम अच्छे से खेला, और इसका एक पार्ट 2 भी है, तुम्हें उसे भी ज़रूर खेलना चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब मुझे यहाँ पे चलना चाहिए था। वो एकदम उसे कहने लगता है कि तुम्हारा वैसे भी गेम खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरी बात तो सुनो। वो जाने लगती है, तब ये कहता है कि इस बार मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, तुम अपने से जैसे मर्जी वैसे गेम खेल लेना। तब मेग्यूमी कहती है कि ठीक है, रुको मैं अपनी मॉम को कॉल कर देती हूँ कि मैं आज देर रात तक यहीं पे रुकूंगी। ये सुनने के बाद तो ये एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है देर रात तक यहीं रुकोगी, इसका मतलब एक साथ सोना भी है क्या? तो वो कहती है कि क्या क्या बोल रहा था? वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, चलो गेम खेलते हैं। और फिर ये लोग भाई ऐसे दूसरा पार्ट भी खेल रहे होते हैं। अब दूसरा पार्ट खेलते खेलते सुबह हो चुकी रहती है, जहाँ पे दूसरा वाला पार्ट अभी भी फिनिश नहीं हुआ रहता, और मेग्यूमी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तोमो का मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि ये बंदा चाहता था कि जैसा ये बोले मेग्यूमी बिल्कुल वैसा ही करे। वो समझ रहा होता है कि ये भी एक ओटाकू है, मगर मेग्यूमी का ओटाकू से लेना देना बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसने बस आज तक एनिमे के बारे में सुना रहता है और बस ऐसे ही कुछ देखा रहता है, बल्कि वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। और तोमो सोच रहा होता है कि मैं ही बहुत बड़ा गधा हूँ, मैंने ही इतना बड़ा डंडा अपने सर। तोमो मेग्यूमी से बात कर रहा होता है, जहाँ वो बताता है कि उसने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है और डेडलाइन बहुत ही जल्दी आने वाली है। वैसे तुम हो कहाँ पर? तब मेग्यूमी बताती है कि वो तो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आई है होकाइडो, और वो वापस अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, उसे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वो कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम वहाँ पे आराम से घूमो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस यहाँ पे कुछ दिन काम करना पड़ेगा। वैसे भी स्कूल खत्म होने से तो तुम पहले आ जाओगी ना, तब तक मैं बहुत सारा काम कर चुका रहूँगा। लेकिन मेग्यूमी को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतना सारा काम करेगा कैसे, और तोमो ने ठान लिया था कि वो काम ज़रूर करेगा, इसलिए वो अपने कॉमिक बुक को और सबको एकदम कर देता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, लेकिन एक देख लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही देखते देखते वक्त बहुत ज़्यादा बीत जाता है, और कोई उसे बोलता है कि जाओ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो ये चला जाता है कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझसे बोला किसने था कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। अरे भाई, मैं तो घर में अकेला हूँ, तो मेरे कमरे में कौन आ गया है? तो वो जाता है कमरे में, तो देखता है कि एरी वहाँ पे पहले से रहती है। असल में यहाँ पे एरी अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसका भी डेडलाइन आने वाला रहता है, ये अपना अलग कॉमिक बनाती है ना, तो इसीलिए। और बोल रही होती है कि आज मेरे घर पे मेरे फादर के कुछ दोस्त आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अपना काम कर लूँगी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? वैसे तोमो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी भी तब भी तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो। और एरी यहाँ पे कहती है कि मुझे अपना काम खत्म करना है। वैसे तुमने अपना काम शुरू किया या फिर नहीं किया? तब वो बताता है कि मैंने अपना काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। तो एरी उसे यही सजेस्ट करती है कि तुम पहले अपनी नॉर्मल जिंदगी जैसे जी रही थी वैसे ही क्यों नहीं जीते हो? क्यों यार, तुम गेम डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हो, मत बनो ना। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं भाई, मुझे तो बनना है, मैं तो गेम्स क्रिएट करूंगा, मैंने ये वादा किया। तुम्हें याद है हमने बचपन में कितने सारे मतलब एक दूसरे से वादे किए थे, और कितने सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को दिखाते थे, क्या क्या हम लोग पिक्चर बनाते थे। एरी कहती है कि ये सब बातें किसे याद रहती है, हाँ बचपन की बातें तो कोई भी भूल जाता है, और ये सब बिल्कुल भी मुझे याद नहीं, और मुझे मेरा काम करने दो। वैसे तुम गेम पे कॉन्सेंट्रेट करो ना,
लेकिन यहाँ पे तो तोमो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गेम में क्या ही बना है। वो तो बस एरी को ही देखता जा रहा होता है कि भाई वो तो अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना काम कैसे पूरा कर सकता हूँ। यहाँ एरी को कुछ आवाज़ आती है तो वो जाती है देखने के लिए और देखती है कि ये क्या, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है यहाँ पे। तो उटाहा आ गई रहती है और एरी यहाँ पर छुप गई थी। सो उटाहा आई हुई रहती है और पहली बार इसके कमरे में आई हुई रहती है। तो वो कहता है कि क्या चाहिए, आज आप पहली बार आई हैं। तब उटाहा कहती है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए क्या, चिंता मत करो, बहुत ही अच्छे से तुम्हें वो चीज़ देने के लिए मैं आई हूँ। तब ये कहता है ठीक है मैं आपको घर सुरक्षित छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहती है कि अरे 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 ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए केक लेके आई हूँ, चलो हम लोग केक खाते हैं मस्त आराम से। मैंने सोचा कि मेरा सोल्जर थक गया होगा तो उसे मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ। और यहाँ मोटिवेट करने की जगह उसे डिमोटिवेट कर रही होती है, कह रही होती है कि तुमने अभी तक स्क्रिप्ट लिखा था। वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं लिखा। तब बोल रही होती है कि देखो तुम्हें मतलब ऐसी जिंदगी जीने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपना नॉर्मल सा लाइफ जी सकते हो यार वापस से, तुम्हें गेम क्रिएटर बनने का क्या ही जरूरत है, तुम्हारा इतना अच्छा जिंदगी चल रहा है। लेकिन तोमो कहता है कि नहीं मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ जूस पीने के बाद इसे गुस्सा आ जाता है और कह रही होती है कि मैं उस एरी को नहीं छोड़ूंगी। ओह मेरा माथा दर्द कर रहा है बहुत ही जोरों के साथ। वैसे मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हो, लेकिन मैंने सोचा है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अच्छे से स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं अच्छे से स्क्रिप्ट लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। वो कहती है कि ठीक है तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अपना पूरा काम करना। वैसे हाँ, यहाँ पे छुपने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हें उसकी साइकिल छुपा देनी चाहिए थी, तब मुझे नहीं पता चलता। और तोमो यहाँ देखता है कि एरी का साइकिल यहाँ पे था तो उटाहा को पता चल गया था कि वो यहाँ पे है पहले से। और यहाँ एरी बहुत ही गुस्से में रहती है, कह रही होती है कि वो उटाहा हमेशा आके प्लान खराब कर देती है, मेरा भी डेडलाइन आने वाला है, मुझे अपना काम पूरा करना है। ओह बहुत गुस्सा दिला देती है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और बहुत सारी बुरी भली चीजें बोल रही होती है उससे। लेकिन उतनी देर में तोमो कहता है कि उसे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर हो क्योंकि उसने तुम्हारी साइकिल देख ली थी। अब ये सुनने के बाद तो एरी को और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तो वो अपना साइकिल उठाती है और फिर चलते बनती है यहाँ से अपने घर की तरफ। बाद में तोमो अकेला पड़ जाता है और रात हो चुकी थी तो यहाँ पे वो मेग्यूमी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे मेग्यूमी के आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम रहता है और अभी तक इसने भाई कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी रहती है। इसका भी डेडलाइन करीब है, स्कूल खुलने से पहले इसका भी डेडलाइन आ जाएगा कॉमिक का। तो अभी इसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेग्यूमी कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखा जाए, लेकिन भाई को कुछ स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा होता है। तो कुछ देर कॉमिक पढ़ता है, कुछ देर गेम खेलता है, कुछ देर सोता है और बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो दिमाग खराब हो जाता है, इसने हार मान ली थी और हार मानने के बाद चुपचाप यहाँ पे बैठा हुआ रहता है और सोचता था कि भाई मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा मेरे से, मैं एकदम फालतू लड़का हूँ, बेकार हूँ। लेकिन उतनी देर में एक टोपी उड़ती है और देखता है कि ये क्या, ये टोपी। और उसे मेग्यूमी को देखने के बाद अपना गेम कैरेक्टर एकदम पूरी तरीके से याद आने लगता है और मेग्यूमी वहाँ पे उसे हाय बोलती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे गेम कैरेक्टर जैसी लग रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही चल रही हूँ, बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही हूँ और देखो ड्रेस भी मैंने बिल्कुल वैसे ही पहनी है। ये देख के तोमो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ पे 3 दिन पहले ही आ गई थी होकाइडो से तुम्हारे लिए। तब तोमो यहाँ पे नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें तो अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए था, वो लोग तुम्हें घुमाने के लिए ले गए थे और तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। लेकिन तोमो कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, मगर वो कहती है कि नहीं मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी हीरोइन बन सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लायक हूँ। वैसे तोमो तो एकदम हाँ ही कहना चाहता था मगर डायरेक्टली उससे हाँ नहीं कह पा रहा होता है कि तुम मेरी हीरोइन बनने के लायक हो। फिर मेग्यूमी बताती है कि कैसे एरी और उताहा ने इसकी मदद की। एरी ने इसकी ड्रेस चुनने में मदद की कि कैसे ड्रेस चुना जाएगा और जो उताहा है उसने बताया था कि कैसे गेम कैरेक्टर्स चलते हैं और बात करते हैं। तो उनकी मदद से इसने बहुत कुछ सीखा है और तोमो ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई उन दोनों ने इसकी मदद की है। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोला जाए अनएक्सपेक्टेड वाला चीज़ है। और वो कह रही होती कि चलो मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लायक हूँ ना, आप बताओ कितना दिन बच गया तुम्हारे काम खत्म होने में। वो बोलता है कि कल ही डेडलाइन है और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं सब चीज़ कर लूँगा। और ये दोनों पीछे छुप के देख रही होती है, जहाँ पे एरी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती कि यार वो लड़की ने छीन लिया मेरे तोमो को मेरे से। उताहा कहती है हम दोनों का खेल खत्म हो चुका है, वैसे मुझे तो कुछ नहीं था, लेकिन एरी तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। असल में एरी तोमो को पसंद करती थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब उसकी वो स्पॉट यानी वो जगह छीन ली गई है। लेकिन एरी ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ मेग्यूमी बाय बोल रही होती है जाते जाते। अगले दिन वो इन दोनों को स्क्रिप्ट दिखाता है मगर इन्हें स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं और मेग्यूमी सोई हुई रहती है। तो तोमो कहता है कि तुम्हें अपने हीरो के कंधे पे सोना चाहिए, यहाँ तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोगी। और ये बात सुन के तो एरी और उताहा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अभी से ही से अपनी हीरोइन मारने लगा है। तो वो दोनों एकदम भाई नीचे डेस्क के उसे लगातार मारते जा रहे होते बहुत ही बुरी तरीके से और कहते हैं कि तुम बहुत
यहाँ पे हमें उताहा को दिखाया जाता है जो अपनी मैनेजर से फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि नहीं, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ, वैसे भी मेरा काम है लिखने का, क्योंकि मैं एक ऑर्थर हूँ और ऑर्थर्स इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं देते। मगर उसकी मैनेजर कहती है कि अरे टेंशन क्यों लेती हूँ, मैंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करके रखा है और तुम्हें भी वो इंतज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मगर उताहा उसके लिए साफ साफ मना कर देती है। फिर उसकी मैनेजर उसे अच्छी तरीके से समझा रही होती है और अचानक से वो उसे कुछ बोलती है तो ये एकदम चौंक जाती है और फिर अचानक से उठ जाती है, तो पैर में चोट लग जाता है और बहुत ही ज़ोर से इसे पैर में चोट यहाँ पे लगा हुआ रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमो मेग्यूमी को कुछ देता है, मतलब कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देता है, जहाँ पे मेग्यूमी ने बुक्स पढ़ी थी और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो बोलती है कि मैं पूरी तरीके से ओटाकू तो नहीं बनी हूँ, लेकिन ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले मुझे लगता था कि ये जो कॉमिक और नॉवेल्स होती है ये सब लड़कों के पढ़ने के लिए होती है, लेकिन नहीं, ये सब लड़कियों के पढ़ने के लिए भी होती है। लेकिन एक बात मैंने इसमें देखी है, ये सारी बुक्स उताहा सेनपाई ने लिखी है ना। ये सुन के तोमो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसे यही दिखाना चाहता था और बोलना चाहता था कि देखो जो उताहा है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया ऑर्थर है और वो हमारे गेम के लिए भी स्टोरी लिख रही है। और पूरा बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे एक्साइटेड हो चुका रहता है, पूरा उसे बताने लगता है कि किस तरीके से जो उताहा स्कूल में टॉप ग्रेड भी लाती है और एक नंबर की ऑर्थर भी है, और ये काम बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, समझे। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हर कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेग्यूमी कहती कि हाँ, ये बात तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो काफ़ी उसने अच्छा लिखा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर उताहा सेनपाई तुम्हें वो कह के क्यों बुलाती है? और जैसे तोमो ये बात सुनता है वो चुपचाप एकदम बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे जवाब नहीं देना चाहता था और चुपचाप बैठ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा होता है उताहा का, जहाँ पे उताहा को बिल्कुल भी मन नहीं रहता है, ठीक है। और वो कह रही होती है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरव्यू देने का मन नहीं कर रहा है। मगर उसकी मैनेजर कह रही होती है यही तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल रखा था, ये इसे मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मगर वो इतनी ज़्यादा थकी हुई रहती है कि बहुत ज़्यादा बहाना बनाने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं देने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, और कह के जाने लगती है। मगर तोमो से रोक लेता है और कहता है कि अरे तुम कहाँ पे जा रही हो, कम से कम इंटरव्यू दे के तो जाओ। उताहा कहती है कि मैं इंटरव्यू दूँ। उसकी मैनेजर कहती है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुक सोल्ड हुई है, कम से कम एक इंटरव्यू तो दे दो, बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। तब वो देने के लिए रेडी हो चुकी रहती है और यहाँ पे वो जो भी सवाल पूछ रहा होता है वो उसका सही से जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही होती है और एकदम सोन गई रहती है, क्योंकि रात में इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की रहती है पूरी बुक लिखने के लिए, समझे। मतलब एकदम खतरनाक तरीके से, आज पब्लिश होने वाला दिन था ना, इसलिए उसने पूरी रात भर मेहनत की है, ऐसा उसका मैनेजर बोल रही होती है। तो तोमो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे तो थोड़ी देर सोने देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद ये उठ चुकी रहती है और फिर वो पूछता है उससे कुछ कुछ और सवाल, तो जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे सवालों का जवाब थोड़ी अच्छी तरीके से दे रही होती है। मतलब पहले जैसा नहीं रहता है कि दे ही नहीं रही होती या फिर सो जाती है, अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दे रही होती है, तो और भी ज़्यादा पूछ रहा होता है। और ये लोग बोलते हैं कि पिछली बार इसकी बुक का ज़्यादा हाई सेल्स हुआ था, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है तोमो। तोमो कहता है नहीं, मेरा इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। मगर उसकी मैनेजर कहती है कि नहीं, तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा रोल है, तुम ही ने वो काम करवाया था। तोमो कहता है लेकिन मैं ये सब इंटरव्यू में नहीं लिख सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों सो चुके रहते हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर के सो जाने के बाद ये दोनों अब वापस से उठ चुके रहते हैं, जहाँ तोमो कहता है तो अच्छे से सो लिया। उताहा कहती है कि हाँ, मैंने अच्छे से सो लिया, और वैसे तुम भी कैसे हो। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और सवाल जवाब पूछ रही होती है, तो वो सारे सवालों का जवाब दे रही होती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो ये कह रही होती है कि अब तो तुम्हारे पास दो दो काम हो गए हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक काम नहीं है, अब तुम्हारे पास काम है। इसका मतलब उसने इसके प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया था। अब उताहा जो है वो पूरी तरीके से हाँ कह देती है और ये उसका हाथ ही पकड़ लेता है। तो मैनेजर कहती लगता है तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और फिर हाथ छुड़ा लेते हैं। और उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये एवी रूम के बाहर खड़ी रहती है एरी, और कह रही होती मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही आ गई, मेरा यहाँ पे आने का कोई भी प्लान नहीं था। मगर उताहा तो वहाँ पे पहले से रहती है और कहती है कि तुम इतना सुनाकी से रही हो। और एरी देखती है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। तब वो उससे पूछती है, उताहा उससे कहती है कि इसने खुद, मिस्टर प्रोड्यूसर ने मुझसे खुद बोला था यहाँ पे आने के लिए, और वो बार बार इसे मिस्टर प्रोड्यूसर बोल रही होती है। तो तुम समझ गए उस समय जब मेग्यूमी ने पूछा था तो क्या मतलब था। और यहाँ ये इसे अपने बालों से मार रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा। खैर, उसके बाद वो अपना प्लान बता रहा होता है और बता रहा होता है कि एक हफ्ते के अंदर ही पूरा खत्म कर दूंगा विंटर वेकेशन से पहले। लेकिन ये लोग कहते तुम पगला गए हो गया, अभी बहुत सारा शेड्यूल बाकी हम लोग का, और हम लोग इतने ज़्यादा फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो उताहा बोलती है कि मेरा शेड्यूल है, तो थोड़ा यहाँ पे वो अपना शेड्यूल चेंज करती है और फिर एरी भी चेंज कर रही होती है। अब दोनों में इसी बात को लेके झगड़ा होने लगता है और दोनों एक दूसरे अपना शेड्यूल चेंज कर रही होती है और दोनों लड़ लेती है। खैर, उसके बाद पूरा शेड्यूल यहाँ पे हो चुका रहता है फिक्स। अब पैसों की कमी आती है, अब उन्हें चाहिए रहते हैं लगभग 1 मिलियन पैसे।
मतलब रुपया 1 मिलियन, तुम लोग समझ रहे हो ना। और ये कुछ ज़्यादा ही होता है, और ना ही एरी के पास इतने पैसे रहते हैं, ना ही उताहा के पास इतने पैसे रहते हैं। तो तोमो डिप्रेशन में आ गया था, कहता है कि अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मगर उताहा उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतने पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, रेंट पे दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें पता है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे इतनी ही देर में एरी आ चुकी रहती है और कहती कि बस बहुत हो गया, दूर हट जाओ यहाँ से। अब एरी और उताहा में फिर से लड़ाई होने लगती है पैसों को लेके, जहाँ पे उताहा कहती मैं पैसे दे तो रही हूँ, लेकिन तुम बीच में क्यों आ रही हो। वो कहती कि नहीं, ऐसे पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं, समझे, ऐसे पैसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तब बीच में तोमो आता है और कहता है ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम खुद ही से कर लूंगा। और ये लोग तो भूल ही जाते हैं कि मेग्यूमी भी इनके साथ में थी। यहाँ पे इसका क्या काम है किसी को नहीं पता। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, क्योंकि इसे 1 मिलियन चाहिए रहते हैं, तो अलग अलग काम कर रहा होता है और बहुत ज्यादा काम करता है। तो रेस्टोरेंट में देखता है कि मेग्यूमी आई रहती है, मगर उसके साथ कोई लड़का भी आया रहता है, जिसे देख के वो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये कौन है। बाद में क्लास में वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो कौन है, तब ये बताती है कि वो तो मेरा कजन था। लेकिन ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है, कहता है कि तुम अपने कजन के साथ डेट पे आई थी, लेकिन वो कहती कि वो कोई डेट नहीं थी बेवकूफ, हम लोग बस खाने के लिए आए थे। और वो ऐसे चिल्ला के उससे पूछ ही रहा होता है कि वो एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर किस तरीके से इसे जवाब दे दिया जाए। मेग्यूमी को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। हालांकि वो कहती है कि मुझे कुछ दिन के बाद एक और शॉपिंग पे जाना है, तो मैंने अपने कजन से बोला है उससे भी साथ चलने के लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम नहीं जाओगी। तब वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन फिर वो सोच में पड़ चुका रहता है कि यार ये क्या, मैंने इसे कह तो दिया कि मैं इसके साथ में चलूंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे गेम की मेन हीरोइन है और मतलब मैं इसके साथ ऐसे जाऊंगा। ओहो, एकदम पूरा शर्मा रहा होता है अंदर ही अंदर, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं तो एक ओटाकू हूँ, आखिर मुझे 3D गर्ल से क्या। तो जो यहाँ एरी रहती है वो मेग्यूमी को बता रही होती है कि चेहरे के एक्सप्रेशंस को कैसे बनाना है, तभी तो वो ड्रॉ कर पाएगी। मगर यहाँ जो मेग्यूमी रहती है वो तो चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। वो हल्का सा ही बताती है कि इस तरीके से बनाना है, मगर मेग्यूमी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही होती और उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एरी को बहुत गुस्सा आता है। मेग्यूमी कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद में आती हूँ, और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर आता है वहां पे तोमो और कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। तब ये बताती कि वो तो चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से बना ही नहीं पा रही, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे काफी टाइम लग जाएगा ड्रॉ करने में कैरेक्टर्स को। तोमो कहता है अच्छा इन सभी बातों को छोड़ो, अच्छा मानो कोई लड़का और लड़की अगर ऐसे घूमने जाते हैं, मतलब मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो क्या उसे डेटिंग बोला जाएगा। वो कहती है कि नहीं, इसे डेटिंग नहीं कहा जाएगा। और तुम मुझसे ये पूछ क्यों रहे हो, तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि ये सब गेम के लिए। वो कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम कभी डेट पे गई हो। ये सुनने के बाद तो दोनों एकदम, एक पेज फाड़ देती है और दूसरा का लैपटॉप गिर जाता है। तो वो कहता है कि क्या। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम एक ओटाकू हो ना, ओटाकू डेट के बारे में बोलता है तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, गेम के लिए ना। वो कहता है कि हाँ मैं ये सब गेम के लिए ही पूछ रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी है कि जैसे कोई अगर शॉपिंग के लिए जाता है तो क्या उसे भी डेट कहा जाता है। तब वो कहती है कि हाँ उसे भी डेट कहा जाता है। तो डेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एरी कहती है कि बस डेट के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आराम से जाओ और चेहरे पर अपना स्माइल रखना, ताकि ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो डेट के लिए। लेकिन ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तोमो को, और कहता है कि मैं नॉर्मल एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ यार, मैं लोगों को जबरदस्ती ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं डेट पे आया हूँ या फिर ये सब मैं गेम के लिए ही पूछ रहा हूँ। एरी कहती है कि अच्छा ये सब गेम ही के लिए पूछ रहे हो ना, चलो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे उसे थोड़ा सा शक हो गया रहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा डेट के बारे में सवाल क्यों पूछ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपना खुद ही सच बता देता है कि वो शायद मेग्यूमी के साथ जाने वाला है, तो कहीं वो डेट तो नहीं ना है। ये सुन के एरी बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा कर रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या बोले, और कह रही होती है कि तुम मेग्यूमी के साथ जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, लेकिन ये तो एक डेट ही हुई, तो तुम गेम के बारे में नहीं पूछ रहे थे, तुम असल जिंदगी के बारे में पूछ रहे थे, और तुम चाहते थे कि मैं इन सभी चीजों का जवाब दूं। तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो। हालांकि जो एरी और उताहा रहती है वो दोनों इससे बड़े ओटाकू रहते हैं। अब यहाँ एरी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने ये बात इसे पहले नहीं बताई, और दूसरी तरफ जो उताहा रहती है वो ये बात सुन के पगला गई रहती है। वो भाई एकदम बहुत तेजी के साथ अपना स्क्रिप्ट लिख रही होती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। ये देख के वो दोनों डर चुके रहते हैं। तो मोया कहता है कि आखिर ये क्या हो गया है। एरी कहती कि कुछ नहीं, वो अपना काम बस जल्दी पूरा करना चाहती है और कुछ भी नहीं। तो ये तो अपना जी जान लगा के अपना पूरा मेहनत से काम कर रही होती है। एरी कहती कि उसे छोड़ो, वो तो एक क्रिएटर है और उसे अपना काम पूरा करना है, वो तुम्हारा स्क्रिप्ट जल्द ही लिख देगी। और अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, एक ही रात में उसने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया रहता है। और फिर उताहा कहती है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ मस्त आराम से सोने के लिए। तो उसने बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा हुआ था शायद इसीलिए। और तोमो कहता है रुको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चलो देखा जाए कि आखिर इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है। एक लड़का है, वो एक लड़की को देखता है और लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है दोनों को। फिर दोनों एक ही क्लास में मिल जाते हैं और ऐसे करते करते दोनों नजदीक आ जाते हैं। फिर दोनों और नजदीक आते हैं और फिर किस भी हो जाता है। लेकिन एक दिन वो लड़की अचानक से अजीब बिहेव करने लगी थी। उसका अजीब सा बिहेव करने का तरीका इसलिए था क्योंकि वो इसे बिग ब्रदर बुलाती है। यानी पिछले जन्म में ये लोग भाई बहन थे, लेकिन एक अधूरा लव स्टोरी होता है ना, वही छूट गया था, जो कि इस जन्म में पूरा होता। और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट रहते हैं उस
उसमें जो ये लोग गेम बनाएंगे ये उसी का नरेशन रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये सब रहता है। हालांकि तोमो और बाकी सबको ये सब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लगता है, मगर तोमो कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा आखिर इसके बारे में। एरी कहती है कि सब चीज़ तो ठीक है, इसमें सोचना क्या है, मैं अब कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए एकदम रेडी हूँ, मैं कैरेक्टर ड्रॉ करती हूँ। लेकिन वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा इस प्लॉट के बारे में कि क्या होगा। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत चुके रहते, उसने अभी तक नहीं सोचा रहता है कि ये कहानी फाइनल है या फिर नहीं है। एरी को गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि देखो हम सभी लोगों ने इसके लिए अप्रूव किया है, ये कहानी एक नंबर है और बहुत ज़्यादा चलेगी, आखिर तुम इसके लिए मानते क्यों नहीं हो, क्या हो गया है तुम। तोमो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है अभी के लाइफ के हिसाब से। तो एरी उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, तो उताहा कहती है कि देखो तुम ऐसे इसके ऊपर चिल्ला नहीं सकती हो, क्योंकि एक जो एनिमेटर और राइटर होता है उसके बीच में मतलब कुछ डिफरेंस होता है, और तुम इसके ऊपर ऐसे चिल्ला नहीं सकती हो, वो तुम्हारा बॉस है। ठीक है, वो कहने के बाद वो जाने लगती है। और बाद में यहाँ पे मेग्यूमी भी कहती है कि याद है ना तुम्हें, हमें चलना है मॉल, कल याद है, अगर बिजी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यार नहीं नहीं नहीं, बिजी हूँ तो क्या हुआ, मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं तुम्हारे साथ मॉल जरूर जाऊंगा। और वो मॉल आता है, मॉल आके तो भाई इसकी हालत खराब हो जाती है। अब एक ओटाकू के सामने भाई इतने सारे लोग आ जाएं तो जाहिर सी बात है उसे डर लगेगा, पैंट कहीं गीली ना कर दे, वही बात रहता है। लेकिन मेग्यूमी के साथ था तो बता रहा होता है कि भाई मैं एक ओटाकू हूँ ना, तो ओटाकू को ऐसे भीड़ से डर लगता है। ओटाकू लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, मेरे जैसे प्यारे प्यारे लोग ही होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत भीड़ रहता है तो थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक ले लेता है। मेग्यूमी कहती माफ करना, लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा देर यहाँ पे रहना पड़ रहा है। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे कि कोई लड़का लड़की अगर ऐसे नॉर्मल दोस्त भी हों और घूमने आए हों तो लोगों ने बहुत ही शक की नजरों से देखने लगते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जबकि वो लोग बस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी। मैं यूं ही कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं। अब तुम लोग अगर एक ओटाकू हो तो एक ओटाकू के प्रोस्पेक्टिव से ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, जो तुमो बोल रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने जाना है अभी आज पूरे दिन। तब वो बताती है, तब वो कहता है कि ठीक है, और वो मैप में सारा जगह को मार्क कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ मेग्यूमी को घूमने जाना है, और बोलता है कि रुको हम लोग आज एक ही दिन में सारी जगह घूम लेंगे। मेग्यूमी कहती है कि ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है, लेकिन तोमो कहता है कि ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, ये मुमकिन है। देखो हम लोग पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, पूरा रोड मैप यहाँ पे तैयार कर रहा होता है कि मॉल का आज पूरा चक्कर लगा लेंगे। वो कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग अगले दिन आ जाएंगे। मगर तोमो कहता है कि तुम एक ओटाकू के साथ आई हो और एक ओटाकू की पावर दिखाता हूँ। तो ऐसे करते करते वो लोग पूरा घूम लेते हैं, बस एक ही जगह अब बाकी रह गई रहती है घूमने के लिए, और मेग्यूमी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो कहता है कि अब लास्ट जगह हमें चलना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आज लास्ट है, शॉपिंग का लास्ट जगह बचा हुआ है। इतने सारे दुकान थे भाई, उसने इतनी जल्दी काम पूरा कर दिया। लेकिन इतनी भीड़ में क्या होता है कि मेग्यूमी का हाथ छूट जाता है, वो गिरने वाली रहती है तो तोमो से तुरंत पकड़ लेता है। ये थोड़ा रोमांटिक मोमेंट हो गया रहता है दोनों के बीच में। उसके बाद वो कहता है कि चलो, और फिर फाइनली ये लोग भीड़ से बाहर निकल चुके रहते हैं और काफी ज्यादा खुश रहते हैं। तो वो कहता है कि चलो बढ़िया बात है, लास्ट स्टोर में चलते हैं। तो लास्ट स्टोर एक ग्लास वाला रहता है जहाँ पे मेग्यूमी चश्मा देख रही होती है और वो आके उसे चश्मा लगाती है और कहती है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो, बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है तुम पे। और तोमो उससे कह रहा होता है और सोच रहा होता है उसी स्टोरी के बारे में, और फिर कहता है कि माफ करना लेकिन मैं शाम में तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं जा सकता। मेग्यूमी कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो उताहा बाहर में उसका इंतजार कर रही। पास्ट का सीन रहता है जहाँ पे उताहा सब लोगों को ऑटोग्राफ दे रही होती है। तो इतनी देर में वहां पे तोमो आता है। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। जहाँ तोमो कहता है कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके कॉमिक का मैं ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। लेकिन उताहा उसे देखती है और उसे इंटरेस्ट आता है और कहती है कि तुम है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे सेनपाई बुलाओ क्योंकि तुम मेरे जूनियर हो और हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और उस दिन ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि अरे ये क्या, ये लड़की मुझे जानती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि वो जा रही होती है वापस, कहीं और जा रही होती है, बहुत गुस्से में रहती है और ये कैफे में आता है लेकिन नहीं रहती है वो। और यहाँ उसकी मैनेजर कहती है कि मुझे पता है तुम उसका इंतजार कर रही हो, एक बार उसे कॉल तो कर लो। मगर उताहा कहती है कि मुझे कॉल वॉल नहीं करना है किसी को, आखिर मैं उसे क्यों कॉल करूंगी, मैं उसका इंतजार थोड़ी ना कर रही हूँ। बहुत गुस्से में बोलती है और फिर से हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सोई हुई रहती है और तोमो को दिखा रही होती है कि ये देखो ना, मैंने एक नया कॉमिक पब्लिश करने जा रही हूँ, तो बताओ ये वाला कैसा है। क्योंकि जो तोमो है वो कमियां ढूंढने में बहुत ज्यादा अच्छा था और शायद कुछ और बात भी थी जो उताहा को उसमें अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे वो उसकी मदद कर रहा होता है और उताहा जानबूझ के उससे पूछ रही होती है, मतलब उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। और वो कहता है बहुत ही अच्छा है सेनपाई। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं वो उसी रेस्टोरेंट में आता है मगर वो चली गई रहती है और फिर सोच रहा होता है कि वो कहाँ पे गई होगी। यहाँ वो स्टेशन के पास आ जाते हैं जहाँ पे उसकी मैनेजर कहती है कि मुझे पता है तुम उसे कॉल करने के लिए बेताब हो, तुम्हें उसे एक बार कॉल करके पूछ लेना चाहिए, वो तुम्हें कॉल कर रहा होगा मगर तुम जानबूझ के उठा नहीं रही होगी। उताहा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लेकिन उतनी देर में क्या होता है कि वहां पे बारिश स्टार्ट हो चुकी रहती है।
और फिर मैनेजर कहती है कि लगता है हमें तुम्हारे लिए आज यहीं पे कमरा लेना पड़ेगा होटल में ही। तो अब इसके बाद वो लोग होटल के अंदर चेक इन करने के लिए जा रहे होते हैं और बाद में हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन जहाँ पे वो फिर से एक और कॉमिक लाई रहती है जो उसका रिलीज होने वाला था और पूछ रही थी कि ये तुम पढ़ के बताओ, ये कॉमिक का लास्ट वॉल्यूम है और मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ, अगर इसमें कुछ है तो तुम पढ़ के बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन तोमो मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ, मेरे मिलने से पहले तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा करती थी और तुम कुछ भी रिलीज करती थी जैसा तुम्हें मन करता था, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट कॉमिक का लास्ट पार्ट है और तुम इसे रिलीज करोगी तभी मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एटीट्यूड मुझसे बोल रहा होता है और उताहा को ये चीज़ बिल्कुल भी उस दिन पसंद नहीं आती है और ये कहता है कि मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ये बैठा हुआ रहता है चुपचाप और फिर जा रहा होता है, ये लास्ट ट्रेन रहता है जो इसका घर जाने वाला था। तो ये उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, अचानक से इसे कुछ चीज़ याद आ जाती है जो कि पास्ट वाली चीज़ याद आ जाती है जहाँ पे उताहा ने कॉमिक रिलीज करने से पहले बोला था ठीक है मिस्टर एथिकल बाय बाय। प्रेजेंट में सीन वापस से आता है जहाँ पे ये खिड़की के बाहर देख के हैरान होती है कि तोमो आया रहता है, उसका लास्ट ट्रेन छूट गया था, जानबूझ के छोड़ दिया। अब वो नहा रहा होता है तो जो हमारी मैनेजर रहती है वो कह रही होती है कि अब तो तुम दोनों को लगता है यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि उसका लास्ट ट्रेन छूट गया है और वो घर भी नहीं जा सकता है। वैसे मुझे पता है कि आज तुम लोग कुछ डिंग डोंग करने वाले हो क्योंकि मैंने एक ही कमरा बुक किया था और वो भी तुम्हारे लिए था और उसमें भी एक ही बेड है, तो हो सके तो तुम लोग थोड़ा डिंग डोंग कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैं तो चलती हूँ भाई, मेरा तो काम हो गया है। वो तो चली जाती है और उताहा एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये मुझे छोड़ के अकेले जा रही है। अब बाद में हम देखते हैं कि ये यहाँ परेशान होती है और तोमो यहाँ नहा के आ चुका रहता है और जो उताहा रहती है वो नहा रही होती है और ये यहाँ कमरे में देख रहा होता है कि भाई ये कमरा यहाँ तो चलो अच्छी बात है, दो बेड है। और जैसे वो देखता है उताहा को तो वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, यहाँ आके बैठो। और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैंने तुम्हारी मॉम के पास भी कॉल किया लेकिन उन्होंने कहा कि तुम घर नहीं आई हो तो मुझे लगा कि तुम यहीं आई होगी। वो कहती है कि मैं स्कूल में पढ़ने में अच्छी हूँ तो मेरी मॉम को परवाह नहीं है क्योंकि मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करने वाली हूँ। ओहो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो लटक चुकी रहती है इसके ऊपर में और फिर वो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वो बताती है कि इसका पब्लिश होने वाला एक और कॉमिक था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उताहा यहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। वो कहता है कि आप मुझे मर्द बनाएंगी। अब ये सुन के तो वो कुछ और ही समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये था कि मुझे आपकी स्टोरी में चेंज करना है। वो कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के सही सही बोला करो, मैं कुछ और ही समझ रही थी। तो अब तोमो बताता है कि आपने जो स्टोरी रखी थी वो बहुत ज़्यादा अलग है। देखिए जैसे मैं आज मेग्यूमी के साथ घूमने गया था तो मैं उसे ज़्यादा भाव भी नहीं दे रहा था, जब भाव में नहीं दे रहा था तब भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुझे ऐसा लगा कि वो जेन्युइनली शायद खुश थी। लेकिन यहाँ उताहा कहती है कि हो सकता है कि वो दिखावा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, और आपने जो स्टोरी लिखी उसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के स्टोरी लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि इसमें पास्ट का आप लोग थोड़ा कम कर दे और जो नेचुरल रोमांस होता है ना उसे ज़्यादा बढ़िया कर दे। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने जो कहानी लिखी उसमें मैं चेंज करूँ तुम्हारे कहने पे? हाँ, क्योंकि वो पहले बार से भी गुस्सा रहती है ना, इसीलिए वो बोल रही होती है। लेकिन वो कहता नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग थोड़े से स्टोरी को चेंज करते तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि जो नेचुरल लव रहता है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है और पास्ट लाइफ का मतलब हम लोग ज़्यादा कुछ ना दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहती हैं सेनपाई अब इसके बारे में? अब इसके बारे में वो सोच रही होती है और लास्ट में टाइपिंग कर रही होती है, अपना लिख रही होती है जो भी उसे चेंज करना रहता है। हालांकि वो अपने बीस्ट मोड में आ गई रहती है और फिर से पागल हो चुकी रहती है, जहाँ पे उसके चंगू मंगू थोड़े दिख रहे होते हैं मगर इसे कोई परवाह नहीं रहती, ये तो लिख रही थी। और अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और फिर सुबह हो चुकी रहती है भाई यहाँ पे, जहाँ वो कहती है कि तुम आराम से सो, मैं चलती हूँ यहाँ पे। वैसे भी यार रात हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। अब पता नहीं भाई इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तोमो बहुत शर्मा रहा था और जो उताहा थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहती कि मैं चल रही हूँ, तुम कार्ड लेके वापस आ जाना। और बाद में हम देखते हैं कि इसने एक अजीब सी तस्वीर भी खींच ली थी इनकी और बहुत ज़्यादा खुश रहती। पता नहीं रात में क्या हुआ, कुछ दिखाया नहीं था। और आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो एरी रहती है वो तस्वीर बना रही होती मेग्यूमी की और उसे चिढ़ाते हुए ये बोल रही होती है कि ओहो कल देखो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तोमो किसी और लड़की के साथ चला गया था। तो मेग्यूमी कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है, लेकिन एरी कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है और बिल्कुल ऐसा ही चेहरा तुमने बनाया है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चेहरा चाहिए था, तुमने बहुत ही अच्छा चेहरा बनाया है। मेग्यूमी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ तो रहा होता है मगर वो ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे गुस्सा आ रहा था। शायद वो भी अब हमारे ओटाकू को पसंद करने लगे। तो तोमो यहाँ एरी के घर पे आया था। वो बात ये रहती कि एरी को कैरेक्टर्स ड्रॉ करने रहते और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसका डेडलाइन भी करीब रहता है अपना खुद का कॉमिक का, तो इसलिए उसने तोमो को बुलाया था और बोलती है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर डिजाइन किस तरीके से कर पाऊंगी। तोमो उसके लिए तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एरी ये शर्त रखती है कि देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मतलब पूरे कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तोमो कहता है कि ठीक है वो तो सारी चीजें मैं कर लूंगा, लेकिन तुम इतना छुपा के क्यों कर रही हो? एरी कहती कि मैं वैसा कुछ थोड़ा ना कर रही हूँ,
मैं तो बस नॉर्मल एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। फिर उसके बाद ये एक ड्रेस पहन लेती है और ये देख के वो कहता है कि यार तुमने ड्रेस क्यों पहन लिया था। वो कहती है कि मैं थोड़ा सा कैरेक्टर में आ रही हूँ और कुछ भी नहीं, चलो तुम अपना लाइन बोलो। तो अब यहाँ पे वो अपना लाइन बोल रहा होता है और पता नहीं इसमें इतनी ठरक क्यों जाग रही होती है। मतलब जो एरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी होती है, कुछ करना तो चाहती है भाई तोमो के साथ में, मगर तोमो इसे कभी मौका ही नहीं देता। आप देख सकते हैं चेहरा पूरा लाल हो चुका है, लेकिन लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि पूरा उसने कैरेक्टर डिजाइन अपना कंप्लीट कर लिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये काफी गुस्सा रहता है मेग्यूमी के ऊपर और कहता है कि तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। बात ये रहती है कि मेग्यूमी ने यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल हल्का सा बस चेंज कर लिया था, बस बाल बांध लिया था और कुछ भी नहीं, इसलिए वो गुस्सा हो रहा था। मगर मेग्यूमी कहती है कि बहुत सारे एनिमे और गेम्स में मैंने देखे हैं कि जब हीरोइन ऐसा बाल बांध लेती है या फिर कुछ अलग करती है तो लोगों का उस पर ज़्यादा इंप्रेशन जाता है। मगर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरी हीरोइन जैसे है पहले बिल्कुल वैसे ही रहे। लोगों की नज़र जाए या फिर ना जाए उसके ऊपर मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक अच्छा गेम बनाना है मुझे, तो इसके लिए तुम्हें पूरे कैरेक्टर में डेवलप होना पड़ेगा, तुम्हें पूरा कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। और तुम मुझे सेनपाई कह के बुलाओ, क्योंकि सेनपाई सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो, उतनी देर में एक लड़की आती है और कहती है कि सेनपाई, तब तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जैसा इसने बोला वैसा ही, लेकिन इस लड़की का नाम रहता है इजुमी और ये काफ़ी छोटी रहती है इन लोगों से। और ये कहती है सेनपाई मैं वापस आ गई। और फिर दोनों मिल रहे होते हैं और फिर यहाँ पे इजुमी बहुत ज़्यादा खुश रहती है और ये दोनों यहाँ पे बैठी हुई रहती है, जहाँ पे उताहा एरी को बोलती है कि ये तो तुम लोग से काफ़ी छोटी लग रही है, तुमसे भी छोटी होगी, लेकिन फिर भी देखो उसके जो संतरे हैं वो खरबूजे में बदल चुके हैं और जो तुम्हारा खरबूजा था वो तो बिया में बदल चुका है। मतलब तुमसे छोटी है यार, फिर भी तुमसे बताओ इतना ज़्यादा बड़ा है, तुम तो किसी भी काम की नहीं हो। और एरी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था भाई कि मेरे से ज़्यादा बड़ा है, मुझसे छोटी है फिर भी। और फिर जो इजुमी रहती है यहाँ पे कह रही होती है कि आपकी वजह से ही मैं लड़की बनने का मतलब एहसास मुझे पता चला कि आखिर क्या होता है, लड़की बनने में कितना मज़ा आता है। और ये सुन के सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये तोमो ने क्या किया होगा इसके साथ में। लेकिन तोमो कहता है कि अरे नहीं नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसे एक कार्ड देती है, कहती है कि आपको ज़रूर आना है इस गेम में, ठीक है, मैं वहाँ पे इंतज़ार करूँगी आपका। और फिर बताने लगती कि मुझे पहले एनिमे कार्टून्स या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब होता क्या है, लेकिन फिर सेनपाई आए मेरी ज़िंदगी में और उन्होंने मुझे एक गेम गिफ्ट किया। ये उस ज़माने का बहुत ही स्पेशल और बहुत फेमस गेम था, जो कि सिर्फ कोई अपने लव्ड वंस को ही देता है, समझे, और इसने उसे दिया था। तो मेग्यूमी पूछ रही होती है, लेकिन ये बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया। और बहुत ही मस्त सी चीज़ भी रहती है, ठीक है। तो इजुमी कह रही होती है कि बाय बाय, बाय उताहा सेनपाई, बाय एरी सेनपाई, और मेरे भाई से भी आप लोग ज़रूर मिलिएगा, आप लोग कहीं मेरे घर क्यों नहीं आते हैं। लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता और इजुमी बड़े प्यार से बात कर रही होती है, कहती है कि बाय बाय। और एरी को तो यहाँ पे जलन हो रही होती है। बाद में हमें दिखाया जाता है जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो एरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। इसे समझ में नहीं आता है कि अरे भाई एरी तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन वो कह रही होती है कि तुम ना, हाँ तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही ना हो। और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और वो कहता है कि अरे वो सब कुछ भी नहीं, वो बस मेरी जूनियर है और कुछ भी नहीं है। उतनी ही देर में एक बंदा आता है जिसका नाम लोरी होता है। लोरी कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले तुम दोनों से, लेकिन वो दोनों इसे इग्नोर करते हैं और कुछ बोल ही नहीं रहे होते, चुपचाप आगे चले जाते हैं और आगे चल के लड़ रहे होते हैं, वापस से लड़ना शुरू हो जाता है। तो लोरी कह रहा होता है तुम दोनों मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो जैसे मुझे इग्नोर कर रहे हो। लोरी बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है स्कूल में। और यहाँ तो मुझसे कहता है कि तुम्हारे डैड का तो अच्छा खासा काम चल रहा था, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, अच्छा खासा घर बैठ के खाते। लेकिन लोरी कहता है कि मुझे घर बैठ के खाने की आदत बिल्कुल नहीं है, भले तुम्हें हो सकती है, और वैसे भी हमने ओटाकू वर्ल्ड में एक साथ ही कदम रखा था, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन तुम एक ओटाकू बिल्कुल भी नहीं हो। असल में दोनों का वॉल का स्क्रीन मिल गया था ना, स्क्रीन, तो दोनों यहाँ पे दोस्त बन गए थे। लेकिन लोरी और तोमो में बात ये रहता है कि लोरी लड़कियों में फेमस था और लोरी नंबर 1 पे रहना चाहता था, तो वो सबको दिखाने के लिए ऐसा दिखाता था कि वो बहुत बड़ा ओटाकू है, मगर वो एक ढोंगी ओटाकू निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे उसे सब चीज़ अभी पता रहता है और बोलता है कि देखो अभी मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी रहती है जिसके साथ लोरी काम कर रहा होता है। और तोमो और एरी देख के हैरान हो जाते हैं। वो एरी से मदद मांगता है, मुझे एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। इसे पहले से पता रहता है कि एरी एक आर्टिस्ट है, जबकि एरी ने किसी को नहीं बताया रहता, बहुत ही सीक्रेट बात रहती है। और लोरी बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि आखिर तुम लोग क्या काम कर रहे हो और क्या करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ओटाकू वर्ल्ड में मैं ही हमेशा नंबर 1 पे रहूंगा। तोमो तुम मेरी बात अच्छी तरीके से सुन रहे हो ना, तुम भले ही कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे आगे कभी भी नहीं निकल सकते हो। और इसी बात पे अब तोमो को गुस्सा आ जाता है। लोरी उसके सामने एक चैलेंज रखता है, कहता है कि चलो देखते हैं आखिर हम दोनों में से किसका ज्यादा काम बढ़िया रहेगा।
अब यहाँ पे दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि चलो देखा जाए। बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ जो एरी रहती है वो तोमो को एक गेम देती है और ये बहुत ही फेमस गेम रहता है। वो दोनों बहुत ही मजे से खेलते हैं इस गेम को और सभी लोग काफी जेलस होते हैं इन दोनों की दोस्ती को देख के। यहाँ सीन प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जहाँ एरी अपनी कॉमिक के लिए मेहनत कर रही होती है और सुबह का नजारा देखती है और काफी ज्यादा थक भी गई रहती है। बाद में हम देखते हैं कि मेग्यूमी आई हुई रहती है जहाँ वो देखती है कि तोमो और एरी दोनों काम कर रहे होते हैं। ये लोग एरी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेग्यूमी को यहाँ पे गलत फहमी हो जाती है क्योंकि आपको पता है ना एरी किस टाइप के ड्राइंग्स बनाती है। तो मेग्यूमी कहती है कि मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ, लेकिन तोमो कहता है कि यार ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये तो हम लोग एरी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा लेट हो गया है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि अभी कुछ दिनों में ओटाकू फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तो ओटाकू फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो उसके लिए ये लोग बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं और ये ओटाकूज का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत सारे ओटाकूज आने वाले हैं और वहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं अपनी कॉमिक का, मतलब एकदम वो कर सकते हैं, पूरा बेच सकते हैं, जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फेस्टिवल में जो एरी है वो भी अपने कॉमिक्स को सेल करेगी, लेकिन वो नहीं जाएगी, उसके पेरेंट्स जाएंगे सेल करने के लिए। आपको आगे पता चल जाए किस तरीके का ओटाकू फेस्टिवल है। और मेग्यूमी कभी नहीं गई रहती है, ना ही उसने ज़्यादा कुछ इसके बारे में सुना हुआ रहता है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक ओटाकू नहीं है और यहाँ तोमो से बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है खास करके ओटाकूज के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार फेस्टिवल भी है। मज़ा आ जाएगा, सारे के सारे ओटाकूज रहेंगे। तो मेग्यूमी तो आई रहती है, तो वो यहाँ पे गेम खेल रही होती है, वही गेम खेल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम होता है। तो यहाँ पे खेला जा रहा होता है गेम, तो काफ़ी ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा होता है और तोमो को बोलती है कि देखो मुझे ये गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इस गेम खेलने में। और यहाँ तोमो उसे बता रहा होता है और एरी को भी गेम खेलना रहता है, मगर वो अपने काम पे फोकस कर रही होती है, कर ही नहीं पा रही होती। बात तो ये रहता है कि उसे भी गेम खेलना रहता है क्योंकि वो उसका फेवरेट गेम खेल रहे होते हैं और ये गेम बचपन से काफ़ी ज़्यादा हिट रहता है सभी लोगों के बीच में। और यहाँ एरी कह रही होती है कि मुझे काम करने दो चुपचाप, तो वो काम कर रही होती है और फाइनली ये एक ऐसे लेवल पे पहुंचती है जहां भी इसे दिक्कत हो रही होती है। तो ये तोमो से पूछती है कि क्या करना चाहिए। तोमो कहता है कि देखो मुझसे मत पूछो यार, तुम अपने से खेलो इस गेम को, तभी ना मजा आएगा गेम खेलने में। यहाँ पे एरी से रहा नहीं जा रहा होता है, वो सोच रही होती है कि मैं उसे बता दूं कि आगे क्या करना है। फिर वहाँ वो तो चली गई रहती है कहीं पे, तो ये बोलता है एरी से कि अरे यार तुमने ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाई है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा और तुम प्रोफेशनल तरीके से ही बना सकती हो। तब ये बोलती है कि मैं ज़्यादा नहीं ना जाती हूँ वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स जाते इसलिए मैं प्रोफेशनल लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। उसके बाद तो ये भी गेम खेल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और बताती है कि ये गेम मैंने तुम्हें दिया था, 8 साल हो चुके इस गेम को खेलते हुए, मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम है, मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतनी देर में जो मेग्यूमी रहती है वो खाना लेके आ जाती है। ये देख के एरी हैरान हो जाती है, किसी दूसरे लड़के के घर पे तुम आई हो और तुमने डिनर भी बना दिया। आगे हमें दिखाया जाता है ओटाकू फेस्टिवल के दिन होता है ये, और यहाँ मेग्यूमी देख के हैरान हो जाती है कि भाई इतने सारे ओटाकुस। तोमो कहता है कि चलो हमें चलना है इज़ुमी के पास में, उसके स्टॉल के पास में। तो ये लोग इज़ुमी के स्टॉल के पास में आए हुए रहते हैं। इज़ुमी काफी खुश होती है, कहती है सेनपाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके दोनों खरबूजे टच हो रहे होते हैं तो उसे काफी शर्म आ रही होती है। वो कहती है कि आप गर्लफ्रेंड है ना इनकी। मेग्यूमी कहती कि नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यहाँ पे मेग्यूमी देखती कि जो दूसरा वाला स्टोर है वो तो काफी बड़ा है और मतलब बहुत मेहनत कर रहा है। तब तोमो बताता है कि उस स्टोर का सामान तुरंत ही बिक जाएगा। और फिर इज़ुमी से पूछते हैं तुमने कितने कॉपीज बनाए। तब बोलती है कि 100 कॉपीज बनाए हैं और अगर इसमें से 50 भी बिक जाती है तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा, मेरे दिल की ये बहुत ज़्यादा करीब है। ओहो मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कैसा जाएगा ये फेस्टिवल, ये पहली बार रहता है। तो यहाँ तोमो उसका ड्राइंग देख रहा होता है और देख के काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा होता है क्योंकि ड्राइंग काफ़ी अच्छा रहता है। फिर वो उससे पूछता है कि यार यार तुम्हें कितने दिन हो गए हैं इसे बनाते हुए। तब वो कहती है कि बस 1 साल हुआ है। ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, सोचता है कि ऐसा मौका कभी वापस से नहीं आएगा। फिर ये भाग के जा रहा होता है, वो एकदम अलग दुकान में जाता है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कुछ कर रहा होता है और एक बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा होता है, बोर्ड लेके आ गया रहता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी 30 कॉपी अभी तक सेल हुई रहती है और ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इज़ुमी कह रही होती है कि मुझे शर्म आ रही है, आपने उस आर्ट को यहाँ पे लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा कम इंक की वजह से मैंने किया था। तब तोमो कहता है चिंता मत करो, देखना भीड़ यहाँ पे बढ़ जाएगी, वैसे मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जो होगा अपने आप होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी कॉमिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इतने में क्या होता है कि एक बंदा वहाँ पे आता है। इज़ुमी को लगता है कि वो बंदा नहीं खरीदेगा इनकी कॉमिक को, लेकिन वो बंदा उसे खरीद लेता है और फिर ऐसे करते करते इसके स्टॉल पे भीड़ बढ़ते जाती है और जितना भी कॉमिक रहता है वो सब बिकना शुरू हो चुके रहते हैं। और एक कॉमिक आपको पता है एरी ने भी खरीदा हुआ रहता है और वो पढ़ रही होती है और काफ़ी जेलस भी महसूस कर रही होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कॉमिक बिक रही है बल्कि किसी और चीज़ की वजह से। तोमो आता है और कहता है कि एरी मुझे पता है कि ये तुम ही हो, तुमने खरीदी है ना इज़ुमी की कॉमिक। वो कहती है कि हाँ मैंने खरीदी है और मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरा ऐसा कभी सपोर्ट करोगे जैसा तुमने इज़ुमी का किया है। तब वो कहता है कि अरे तुम ये क्या बात कर रही हो, मतलब तुम अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी हो यार, तुम्हारी कॉमिक तो ऐसे भी बिक जाएगी। मगर एरी को यहाँ पे गुस्सा ये रहता है कि तोमो ने उसे आज तक कभी ऐसे सपोर्ट नहीं किया था और ना ही कभी इतना ज्यादा दिखाया था एफर्ट्स
कि यार मेरे स्टॉल पे भी आइए और मेरा इतना ज़्यादा कॉमिक बेचवा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो तोमो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है और तोमो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे नहीं यार, तुम्हारी तो बेस्ट सेलिंग कॉमिक्स में से एक है और वो नई नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और कहती है कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो, क्यों? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? तोमो कहता है कि अरे नहीं यार, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने कभी भी मेरे आर्ट की ऐसी तारीफ नहीं की जैसा तुम इज़ुमी की आर्ट की तारीफ कर रहे थे। उस तोमो कह रहा होता है कि अरे तुम मेरी बात तो समझो, लेकिन वो तो वहाँ से भाग जाती है और मेग्यूमी दूर से ये सब देख रही होती है। बाद में हम देखते हैं उताहा को, और ये बगल में सोई रहती है तोमो के। वो देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि आप सेनपाई यहाँ पे क्या कर रही हैं? तब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि तुमने एरी से मतलब झगड़ा कर लिया है। और फिर यहाँ पे वो लोग सारी बातें बता देते हैं। तो उताहा कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है तोमो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी भी एरी को वो चीज़ नहीं दी जो तुम्हें देनी चाहिए थी। मतलब तुमने उसे कभी सहानुभूति नहीं दी, जैसा तुमने इज़ुमी की मतलब तारीफ कर दी। तुम और एरी तो बचपन से दोस्त हो ना, तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम उसके सामने किसी और लड़की की तारीफ करते हो तो उसे बुरा लगेगा। ये बेशक सी बात है। और एरी इससे इज़ुमी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी बिना किसी वजह से, और वो भी तुम्हारी वजह से होगा तोमो। सारी गलती तुम्हारी है। अब तोमो सोच रहा होता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एरी को मनाना मतलब पहाड़ खोदने जैसा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे वो लोग उसे आइडिया दे रहे होते हैं कि देखो तुम किस तरीके से एरी को मना सकते हो, क्योंकि उसे मनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन उतनी देर में मेग्यूमी कहती है कि तुम लोग का एक बचपन का फेवरेट गेम है ना? तोमो कहता है कि हाँ। तो तुम लोग उसी को रिक्रिएट क्यों नहीं करते हो? इस सीन को अगर तुम लोग रिक्रिएट करोगे तो उसे सब याद आ जाएगा। अब ये आइडिया काफ़ी बढ़िया रहता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि आज ओटाकू फेस्टिवल का लास्ट दिन होता है। तो एरी के मदर फादर जा रहे होते हैं वहाँ स्टोर पे इसकी कॉमिक्स को बेचने के लिए, और ये यहाँ चुपचाप बेड पे लेटी हुई रहती है क्योंकि इसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता जाने के लिए, काफ़ी उदास रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये पता नहीं क्या कर रही होती है तोमो के बेड पे, और जो तोमो रहता है वो भी जा रहा होता है मदद मांगने के लिए किसी से। उसने सारा प्लान बना लिया रहता है कि आखिर वो किस तरीके से एरी को वापस से मनाएगा, क्योंकि सारा काम तो इसने खराब कर दिया था। मेग्यूमी उसे सलाह दे रही होती है कि ठीक है बाद में देखा जाएगा। तो ये जाता है लोरी के पास में। लोरी कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे वापस से पंगा लेने के लिए आगे हो क्या? लेकिन यहाँ पे तोमो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे पंगा लेने के लिए नहीं आया हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूँ। अब लोरी सोचता है कि क्या मदद लेने के लिए आया है, तो फिर वो उसकी मदद करता है। और रात में हम देखते हैं कि ये तैयार होकर बालकनी में आई हुई रहती है, जहाँ पे इसे अपना फेवरेट गेम का सीन याद आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे फायर क्रैकर्स ऐसे ही जल रहे होते हैं। और उतनी देर में आ चुका रहता है हमारा तोमो वैसे ही ड्रेस पहन के, और वो कहती क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है तोमो? तोमो कहता है कि नहीं, लाज शर्म मैंने बेच दी है और मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। आ जाओ, हम लोग जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही आ जाते हैं। और यहाँ पे फायर क्रैकर्स भी वैसे ही जल रहे होते हैं, बिल्कुल गेम वाला सीन रहता है। बालकोनी में ये लोग दोनों ऐसे रहते हैं, पूरा फायर क्रैकर्स जल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि आ जाओ, पुरानी मेमोरीज हम लोग वापस से रिक्रिएट करते हैं। वो उसे भगा के ऐसे ले जा रहा होता है, और पता है कहाँ ले जा रहा होता है? स्कूल में ले जा रहा होता है। स्कूल में आने के बाद एरी कहती है कि तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हें वो गेम यहीं पे दिया था, लेकिन तुमने वो गेम किसी और लड़की को दे दिया, और यहाँ तक कि वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज भी आ गई, और तुमने मेरी कभी भी तारीफ नहीं की। वैसे जैसा तुम पहले जैसे कभी नहीं रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदल चुके हो। मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम ऐसे हो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, मगर तोमो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा तुम कह रही हो कि जैसे सारी गलती मेरी ही है। और ये सुन के एरी भी हैरान हो जाती है कि ये कैसे बोल रहा है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे तोमो कहता है कि सबसे पहले तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे सबसे पहले धोखा दिया था। तो बचपन में इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि सब लोग इन्हें ओटाकू कपल्स बुलाते हैं, जिससे तोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो बंदों को मारना शुरू कर देता था। भले मार नहीं पाता था, अलग बात है, लेकिन फिर इस चीज़ से देख के एरी उससे थोड़ा सा दूर होने लगी, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े वाले लड़के पसंद नहीं थे। और यही बात तोमो कह रहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया, उस वक्त छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया। एरी कहती है कि तुम्हें क्या पता है कि मेरे दिल पे क्या बीती थी। मेरे पास उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन तोमो का कहने का मतलब ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैं नए दोस्त इतनी आसानी से नहीं बना पाता हूँ जैसे तुम बना लेती हो। लेकिन एरी का कहने का मतलब ये था कि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। उस वक्त जो है सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। अब यहाँ पे वो बताती कि कैसे मैंने दिन रात मेहनत की थी अपनी कॉमिक के लिए, लेकिन तुमने कभी भी मेरी ऐसी तारीफ नहीं की जैसे तुम्हें तारीफ करनी चाहिए। तुम तो सिर्फ दूसरे लोगों की तारीफ करते हो। तुम आखिर क्या समझोगे कॉमिक आर्टिस्ट का? तुम कुछ भी नहीं समझ सकते हो। मैंने बहुत दिन तुम्हें देखा है, बहुत दिन। और वो सारी पुरानी बातें याद कर रही होती है, फिर उसके पास में आती है और कहती है कि
मैं बनूंगी तुम्हारी ग्रुप की नंबर 1। मैं तुम्हें वो ये दिखा कर ही रहूंगी कि तुम्हारे ग्रुप में मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट और तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा बेटर। ये देख के तोमो जोश में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन दोनों के आंख से आंसू भी आ रहे थे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कंधे पे उठा के लेके जा रहा होता है और कहता है कि तुम जानबूझ के बहाना बनाया ना कि तुम्हारे एंकल में दर्द है ताकि तुम मेरे कंधे पे आ सको। और उसके बाद सुबह हो चुकी रहती है, जहाँ पे अब ये सब रिक्रिएट करने वाले रहते हैं, जहाँ एरी कह रही होती है कि हमारी हीरोइन तो मेग्यूमी होने वाली है, और उताहा को थोड़ी जलन हो रही होती है कि यार वो हीरोइन नहीं बनने वाली है, ये मेग्यूमी हीरोइन बनेगी, और एरी ने पूरा एकदम मामला सेट कर। तो हम देखते हैं कि अभी ये चारों मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो डिस्कशन के बीच में जो नॉर्मल चीज होता है वही हो जाता है। एरी और उताहा रहती है, वो दोनों एक बात को लेके बहुत ज्यादा झगड़ने लगती है, जहाँ एरी अपना पक्ष रख रही होती है और उताहा अपना पक्ष रख रही होती है, और फिर दोनों में बहुत ही मस्त लड़ाई यहाँ पे शुरू हो चुकी रहती है। मगर इस बीच में ये लोग मेग्यूमी को भूल ही चुके रहते हैं कि अरे भाई वो भी तो है, और वो चुपचाप सुन रही होती है। और तोमो कहता है मैं नहा के आता हूँ, ठीक है। तो अब डिस्कशन खत्म हो जाता है, वो जाता है नहाने के लिए। तो हम देखते हैं पहले से एक लड़की रहती है जो कहती है अच्छा लो नहा लो, और फिर चली जाती है। ये बैठा हुआ रहता है अपने कमरे में और कह रहा होता है कि मुझे माफ करना। वो कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे बिना परमिशन लिए अंदर आ गया था। तब वो कहती है कि अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही थी जिसने तुम्हें बताया नहीं कि मैं बाथरूम में हूँ। असल में ये इसकी कजन है, ठीक है, और इसका अपने फादर के साथ झगड़ा हो गया है, फादर के साथ, इसलिए ये यहाँ पे अभी रहने के लिए आई है। और तोमो कह रहा होता है तो अपने कमरे में जाओ ना, लेकिन मीची कहती कि नहीं मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, यहाँ पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो मैं यहीं पे रहूंगी। तो ये दोनों बचपन से ही पले बड़े रहते हैं, और बताती है कि कैसे मेरा भी एक क्लब है जहाँ पे हम लोग गिटार वाला बैंड बजाते हैं, मतलब गिटार वाला क्लब है इनका। और इसके फादर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे किसी चीज़ को लेके, इसलिए अब ये गुस्सा होकर वहाँ से आ गई है और यहीं पे रहने वाली है। तो तोमो से कह रही होती है ठीक है तो अब यहीं पे रहूंगी, और उसके बाद आप देखिए कि ये सब क्या क्या हो रहा है। वो कह रहा होता है कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो कहती है कि एक बार इधर तो चेहरा करो तब ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये रहता है क्लास में, जहाँ पे मेग्यूमी को दिखा रहा होता है कि देखो ये हमारा प्रोजेक्ट ठीक है ना, और मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ ऐसा लग रहा होता है। मेग्यूमी कहती है कि तुम्हें सोना चाहिए। इतनी देर में आती उताहा और कहती कि सो जाओ मेरे कंधे पे। वो कहता है मेग्यूमी तुम वहाँ पे कहाँ गई, इतनी जल्दी कैसे सीट चेंज कर दिया तुम दोनों ने। तब उताहा कहती कि तुम मेरे कंधे पे सो सकते हो अगर चाहो तो, रुको मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। लेकिन वो कहता है कि यार तुम मेरा काम करोगी तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा। और ये सुनने के बाद उताहा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह मेरे बारे में बोल रहा है। फिर ये आ चुकी रहती है एरी, और जब वो देखती है कि काफ़ी क्लोज है तो उताहा यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है कि दूर हटो उससे, तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, दूर हटो थोड़ा एरी। आगे दिखाया जाता है कि अब ये पढ़ रहे होते हैं, जहाँ इतनी देर में यहाँ पे इन लोग का ऐसे ही मजाक मस्ती पूरा चल रहा होता है। तो फिर इतनी देर में क्या होता है कि इसे मैसेज आ चुका रहता है, ठीक है, लेकिन वो इग्नोर करता है क्योंकि अभी सभी लोग वहाँ पे सामने में रहते हैं ना। तो फिर से मैसेज आता है और ये रहता है मीची का मैसेज। तो मेग्यूमी देख लेती, कहती चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन अभी इस बीच में क्या होता है कि एरी भी वहाँ पे आ चुकी रहती है और उसने फ़ोन छीन लिया था। अब तो ये लोग इससे पट्टी से बांध देते हैं भाई, और पूछते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है। तब ये सारी बातें बता देता है कि कैसे वो मेरी कज़न है और हम लोग बचपन से मतलब साथ में ही खेले कूदे बड़े हैं, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से जानते हैं। बाथरूम वाला इंसिडेंट के बारे में भी बता देता है। तो एरी तो पूरा एकदम शर्मा जाती है और कहती है कि क्या ये क्या क्या है तुम लोग। और फिर बचपन से बताता है कि कैसे हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, और हम दोनों मतलब ऐसे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में खेला कूदा करते थे। तो फिर एक दिन हमें पता चला कि जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो अलग होती है। ऐसे करके वो उन लोगों को बता रहा होता है, और उताहा कहती कि तुम्हारा चाइल्डहुड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और वहाँ तो एरी को यकीन ही नहीं हो रहा था, ये तो एकदम पूरा लाल हो गई थी और बेहोश हो गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि अपने कमरे में आता है और कहता है कि मीची तुम कहाँ पे हो, तुम कब तक यहाँ पे रहने वाली हो, और किस बात से तुम यहाँ पे भाग के आ गई हो, और मेरा सामान कहाँ पर है। तो वो कहती है अच्छा वो सामान तो मैंने कूड़े में फेंक दिया है। तो वो तुरंत ही जाता है वहाँ पे और कहता है कि क्या, और फिर लेके आ जाता है अपना सामान। कहता है कि ये सामान बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मीची कहती है मुझे लगा था कूड़ा है, लेकिन तोमो कहता है कि ये कूड़ा नहीं है, यही सब चीज़ है, समझी, मेरा जो भी कुछ है यहीं पे है, और तुम्हें इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं फेंकूंगी, लेकिन एक काम करो तुम ना थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचा करो। हाँ वैसे भी तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट आना चाहिए, आजकल ऐसे एनिमे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और तुम चाहो तो मेरे पास बहुत सारे लड़कियां हैं, मतलब तुम चाहो तो मैं मिला सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तब वो बोलती है कि मुझे अपने बैंड पे फोकस करना है। तो वो कहता है सेम मेरा भी यही है, मुझे अपने गेम पे फोकस करना है, और इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, समझे, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लेकिन फिर से दोनों के बीच में यहाँ पे बहसा बहसी थोड़ी सी हो चुकी रहती है, और वो कहती है कि जाओ जाके नहा लो। तो वो चला जाता है नहाने के लिए, और सोच रहा होता है कि वो म्यूजिक इतना तेज क्यों बजा रही है, हेडफोन पहन के नहीं बजा सकती क्या, क्योंकि वो म्यूजिक में उसने हेडफोन हटा दिया था तो पूरा जोर से आवाज आ रहा होता। अब ये गुस्से में जा रहा होता है कहने के लिए कि अपना म्यूजिक बंद करो, लेकिन जब पास पहुंचता है तो देखता है अरे म्यूजिक तो बहुत ही ज्यादा मधुर है, क्योंकि इन्हें अपने
गेम के लिए एक साउंड ट्रैक चाहिए था जो कि इन्हें नहीं मिल रहा था। और अब ये आवाज़ सुनने के बाद तो वो सोच रहा होता है कि अरे ये क्या, ये गेम का साउंड ट्रैक बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक है। तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, तुरंत ही अंदर चला जाता है। वो देख के हैरान होती है कि ये मेरे सामने ऐसे क्यों है। तब वो कहता है कि क्या तुम हमारे गेम के साउंड ट्रैक बनाने में हमारी मदद कर सकती हो मीची। वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, रुको अचानक से, और तुम ये ऐसे टावल में क्यों आ गए हो। लेकिन वो कहता है कि रुको रुको, तुम्हारा म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फिर से बजाओ ना। और इतनी देर में क्या होता है कि भाई का टावल खुल चुका था, वो देख लेती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो अपनी टीम से इसे मिलाता है, जहाँ पे बोलता है कि मीची हमारी मदद करेगी हमारे गेम का साउंड ट्रैक बनाने में। और फिर यहाँ जो एरी रहती कहती तुम एक लड़के के कमरे में हो और इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कैसे हो। लेकिन उताहा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और एरी को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है। और ये इसे पकड़ लेती है और कहती कि मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हारा साउंड ट्रैक बनाने में मदद करूंगी। और इन दोनों की ये हरकतें देख के एरी को तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर से वो बेहोश हो चुकी थी, बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश हो जाती है। अब थोड़ा टाइम बीत चुका रहता है, अभी भी वो कह रहा होता है चिंता मत करो, मीची हमारे बैंड को ज़रूर ज्वाइन करेगी। लेकिन मीची कह रही होती है कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ, मेरे अपने कुछ बैंड है, मेरा भी अपना कुछ सपना है, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। और मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे गेम के लिए साउंड ट्रैक बनाऊंगी, और तुम एक ओटाकू हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लेकिन उतनी देर में उताहा कहती है कि एक ओटाकू कम मत समझना, ठीक है, एक ओटाकू बहुत ज़्यादा अलग होता है। और फिर जो तोमो रहता है कहता है अरे उताहा तुम भी पहले इसी की जैसी थी, तुम पहले मेरे बैंड में नहीं आ रही थी, लेकिन देखो अब तुम आ चुकी हो ना। लेकिन उताहा कहती है कि मैं इसके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब मीची की जैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर ये सुनाने लगती है कि ओटाकू बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों जैसा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, अगर वो कुछ ठान लेना तो वो पक्का करके रहता है। और तोमो एकदम ओटाकू है, समझी, तो उसे कम बिल्कुल भी मत समझना, वो बिना तुम्हारे भी कर ही लेगा। लेकिन तोमो तो यहाँ जिद पड़ा हुआ रहता है कि नहीं, मैं मीची को ही लूंगा, जिस तरीके से मैंने उताहा और एरी को चुना और साथ ही साथ मेग्यूमी को अपनी हीरोइन चुना, उसी तरीके से मैं इसे ही लेके रहूंगा। मगर वो कह देती है कि ना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे तो भाई ये सब नहीं होने वाला, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो कह रही होती है कि हाँ हाँ, तुम भूल रहे हो तुम कितने ज़्यादा अजीब थे बचपन में। तो एरी को वो बताने लगती है अपनी बचपन की बातें कि देखो जब हम लोग जा रहे थे तो मैं गिर गई थी, तो मुझे चोट लग गया था, कोई नहीं था, फिर तोमो वहाँ पे हीरो की तरह आया था मुझे बचाने के लिए, और ये बात मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और तुमने उस वक्त मुझे रोते हुए देखा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उतनी देर में एरी भी वहाँ पे आ जाती, कहती कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों कितने साल के थे उस वक्त, कितने क्लोज थे। और जब देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे चले गए रहते हैं, तब वापस से जो रहती है वो वापस से नहा के आ चुकी रहती है हमारी मीची। और ये कह रहा होता है कि अरे तुमने मेरा शर्ट क्यों पहन लिया था। वो कहती है मैंने इसलिए पहना है क्योंकि ये मुझ पे सूट कर रहा है, और वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो बैंड है वो लगभग टूटने के कगार पे है, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ, और मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है। और मेरे फादर ने कहा है कि हमें मतलब एक ऐसा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, मतलब वही शर्त थी कि मुझे एक ऐसा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गर्ल्स का बैंड है, तो तुम्हें पता है ना वहाँ पे लीगल काम भी होते हैं, मतलब जब गर्ल्स ग्रुप का बैंड जाता है तो इसलिए मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि वो मैनेजर तुम बनो। ये सुन के तुम हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा मैनेजर बनूँ, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं, मेरा भी अपना कुछ है भाई, मैं तुम्हारे बैंड में नहीं आ सकता हूँ। उसी प्रकार से ये कहती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ही बहुत कुछ है और तुम्हारे काफ़ी बड़े सपने हैं, लेकिन मेरी बात को अच्छी तरीके से समझो, वो लड़कियाँ वो अपने लिए काम कर रही हैं, तुम्हारे लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो तुम्हारा सपना है ना, वो उसके लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है। तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तुम। वो लोग बहुत ज़्यादा चालाक है, तो ये किसी भी तरीके से उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा काम तो होते रहेगा, मेरे साथ आ जाओ। अब बाद में हम देखते हैं कि ये क्लास में रहता है जहाँ पे मेग्यूमी को ढूंढता है, लेकिन वो आई नहीं रहती है। तब इसका दोस्त आता है और कहता है क्या हुआ, मैंने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है, तो आजकल तुम 3D गर्ल्स के पास में रहने लगे हो। लेकिन ये कहता है कि मुझे 3D गर्ल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक ओटाकू हूं और मुझे 2D गर्ल्स अच्छी लगती है, समझे, और मुझे ये ओरिजिनल गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आगे से ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये जाता है कमरे में तो कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे कमरे में, और एक ही हफ्ता बचा हुआ रहता है इनके काम को पूरा होने में, तो ये अपना काम कर रहा होता है। और आगे हमें दिखाया जाता है जो एरी और मेग्यूमी रहती है, तो एरी उसके लिए कॉफ़ी लेके आई रहती है, क्योंकि मेग्यूमी को देर रात तक जागने की आदत नहीं ना रहती है, इसलिए वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आई रहती है। तो यहाँ पे ये लोग पूरा मेहनत कर रहे होते हैं, जितना गेम बनाने में जितना भी हो सके ये लोग अपनी पूरी जी जान डाल रहे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा थक भी गए रहते हैं, तो यहाँ पे सो जाते हैं। कॉल भी आता है तोमो का, तो वो सुबह कॉल को देखती है और कॉल उठाती है और बताती है कि कैसे काम करते करते हम लोग सो गए। तब ये पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक बात बोलूँ, क्या सिर्फ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं ही मेहनत कर रहा हूँ या फिर बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हूँ। तब वो कहती है कि तुम ब्रेकफास्ट करने के लिए क्यों नहीं आते हो, मैं बताती हूँ। तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, तो ये बताती कि कैसे एरी और मैंने मिलकर रात भर में ये सारा काम किया है, ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। और उताहा के बारे में भी बता रही होती है कि उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हम सभी लोग मिलकर इस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक नंबर काम होगा। तोमो को इतना तो समझ आ गया था कि सिर्फ वही एक्साइटेड नहीं है, बाकी
बाकी सभी लोग भी एक्साइटेड है। और यहाँ जो गेम का जो फ्रेज होता है ना, मतलब ये जो वर्ड लिखा जाता है, जो साउंड रहता है, वो सभी चीज़ें यहाँ का इन सभी ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया रहता है। तो उताहा को भी शाबाशी मिलनी चाहिए, भले उसे दिखाया ना गया हो। और तोमो यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये देखो, सुनो, ये साउंड सुनो कैसा बनाया है मीची ने। तो वो कहती है कि मीची ने साउंड ट्रैक तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाया है, बस मस्त बनाया है, हम लोग उसे ही अपना म्यूजिशियन ज़रूर चुनेंगे। उसके आगे हम देखते हैं कि मीची जब गाना बजा रही होती है तो वो उसके कमरे में जाता है और कहता है कि ये लो, मैंने तुम्हारा एक कॉन्सर्ट का टिकट लगवाया है, मैंने वहाँ पे तुम्हारे लिए स्लॉट बुक कर दिया है, तो तुम लोग को कॉन्सर्ट करने के लिए जाना है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या कॉन्सर्ट के लिए जाना है इतनी जल्दी। तो वो कहता है चिंता मत करो, कल जाना है तुम लोगों को, और वैसे भी मैंने तुम लोग के लिए स्लॉट बुक कर दिया है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपना मैनेजर चुन के बहुत ज़्यादा सही किया, तुम सचमुच काफ़ी अच्छे हो। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, ज़्यादा बड़ा कॉन्सर्ट नहीं, इसलिए एक्साइटेड मत हो। लेकिन वो काफ़ी खुश होती है। उसके जाने के बाद ये कह रहा होता है कि ओटाकू अगर कुछ भी चाह ले तो वो करके दिखाता है, और मैं ये चीज़ करके ही। हमें तोमो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आज टोटल 6 बैंड्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैंने तुम्हारे बैंड का भी नाम इसमें लिखवा दिया है। ज़्यादा लोग नहीं आने वाले, लेकिन देखो जितने भी आएंगे तुम्हें जल्दी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोग का ये पहली बार है कि तुम लोग ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो तुम लोग को अपना 100% देना पड़ेगा। और यहाँ मीची और उसका पूरा बैंड बैठा हुआ रहता है, सब लोग काफ़ी नर्वस रहते हैं, मगर तोमो उन लोगों को कह रहा होता है कि इस बार हम लोग जीत के रहेंगे। उताहा और मेग्यूमी जाने वाले रहते हैं कॉन्सर्ट में, लेकिन फिर पता लगता है कि एरी नहीं आने वाली है, क्योंकि एरी बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है। और उताहा बता रही होती है कि एक तो उसने हमसे पूछा नहीं और सीधे चला गया भाई मीची की मदद करने के लिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो हमें अपना टीममेट मानता भी है या फिर नहीं मानता। मेग्यूमी तुम्हें तो ये सारी बातें पहले से पता थी ना, तुमने हमें कुछ क्यों नहीं बोला। मेग्यूमी कहती कि जो उसे करना है आप वो करने क्यों नहीं देती हैं, हमें इसे क्या ही लेना देना है वो उसकी मदद कर रहा है या फिर नहीं मदद कर रहा है, हम लोग को तो बस आराम से देखना है। और एरी जो रहती है वो बगल वाले रेस्टोरेंट में रहती है, लेकिन उसने कहा था कि वो कॉन्सर्ट में नहीं आई, और कॉन्सर्ट भी इसी वेन्यू में यहाँ अंदर में अभी होने वाला है, ये आप मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। उताहा भी नाराज़ होती है, मगर कहती है कि मैं तो चल रही हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसका कॉन्सर्ट देखने में, वो तो तोमो वहाँ पर है इसलिए मैं जा रही हूँ, और एरी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। मेग्यूमी कहती है कि अच्छा कोई कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आ जाएगी वैसे भी देखा जाएगा तो। उताहा कहती कि वो नहीं आने वाली, और तुम्हें तो सब चीज़ पता था फिर भी तुमने बताओ हमें कुछ बताया नहीं। अब मेग्यूमी यहाँ पे फुसफुसा रही होती है कि ये तो बड़ी अजीब सी लड़की है, लेकिन उताहा ने सुन लिया रहता है। सो उसके बाद अब ये लोग सोच रहे होते हैं एरी को बुलाने के लिए, और एरी को ये लोग ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं जा रही होती है, तो जो उताहा रहती है वो उसे टोन मार देती है। अब भाई आपको तो पता ही है कि उताहा और एरी के बीच में टोन वाला एकदम सिस्टम चलता है, तो मस्त तरीके से वो उसे टोन मार देती है, और जो एरी रहती है वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है और कहती मैं जाऊँगी। आगे हमें दिखाया जाता है जब ये लोग पहुंचते हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, जहाँ पे मीची कह रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो तोमो के ऊपर चढ़ गई रहती है और उसे बोल रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मगर तोमो कह रहा होता है कि यार मैंने तुम्हें कुछ भी धोखा नहीं दिया। तो तोमो यहाँ पे बता रहा होता है कि तुमसे मिलने से पहले ये तीनों लड़कियां ओटाकू थी, इनका कोई बैंड नहीं था, और इतने दिनों से जो तुम म्यूजिक बजा रही हो वो एनिमे का म्यूजिक है, भले तुम्हें ना पता हो। तो जब मीची इन लोगों से मिली थी तो उसने एक गाना सुना था और वो सुन के वो काफ़ी खुश हो गई थी, तो उसने इनका बैंड ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मीची को नहीं पता था कि ये लोग एनिमे वाला बैंड है, एनिमे वाला ये लोग गाना बजाते हैं। तो इतने दिनों से ये एनिमे का गाना बनाने में परफेक्ट हो गई है, भले ये एक ओटाकू नहीं है और नफरत भी करती है ओटाकू से, लेकिन फिर भी ये एनिमे वाले गाने बजाने में परफेक्ट हो गई और बनाने में भी, और इसे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे तोमो से बता रहा होता है कि तुम्हारे मेंबर्स ने ही तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तुम फंस गई हो जाल में, ठीक है। और ये लोग पहले से बहुत बड़े ओटाकू है तीनों। तो यहाँ मीची को समझ में नहीं आ रहा होता, वो बोल रही होती है कि मैं कोई ओटाकू नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे तो बस गाना बनाना आता है। लेकिन तुमको कह रहा होता है कि तुम इतने दिनों से इतना परफेक्ट गाना जो बना तो रही हो, इतने सारे मस्त मस्त तुमने गाने तो बनाए हैं एनिमे के, तो तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, बस तुम्हें जाना है और अपना परफॉर्मेंस देना है। लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, इसके दोस्त इसे कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। मगर जो तोमो रहता है वो कहता है कि देखो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, ठीक है, मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर काबिल बनोगी और टॉप पे पहुंच जाओगी। वो हो क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे शुरू होने वाला रहता है, तो वो पहले तो थोड़ा नर्वस रहते हैं, ये लोग पहली बार रहता है, लेकिन फिर उसके बाद भाई ये लोग गाना बजाना शुरू कर देते हैं और इतने बढ़िया तरीके से बजा रहे होते हैं। मीची गा रही होती है, लोग एकदम पागल हो चुके रहते हैं, सबसे ज़्यादा तालियां बज रही होती है और वो लोग भी दूर से देख रहे होते हैं, मतलब सुन रहे होते हैं गाने को, और इतना मस्त यहाँ पे बैंड हो रहा होता है। तो अब इसके बाद जो मीची रहती है वो अपना एक अगला गाना गाएगी जो वो खुद से गाने वाली, और इसने खुद ही लिखा हुआ है। तो अब ये गाना गाना शुरू कर देते हैं, और ये गाना जो रहता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, और इस गाने को सुन के तो भाई लोग एकदम पागल से हो चुके रहते हैं, जैसे मैं, और क्या मस्त गाना बनाता है भाई, लोग पागल हो जाते हैं। लास्ट में वो आई लव यू बोल देती है तोमो को और तोमो खुश हो जाता है। तो
यहाँ क्या होता है कि जो तीनों लड़कियां रहती है वो हमारे तोमो को लात मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर बाद में अब यहाँ वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो तुम अब मेरी मदद करोगी ना मेरा गेम का गाना बनाने में। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ और तुम्हारे बैंड के ऊपर। वैसे तुम्हारे बैंड ने मुझसे वादा किया है कि वो लोग बनाने में मेरी मदद करेंगे। मीची कहती है कि ठीक है, मैं बनाने में तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। हाँ हाँ, वैसे भी तुम एक गेम के लिए रो रहे हो तो मैं तुम्हारी बनाने में मदद कर दूंगी। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके रहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ मेग्यूमी कहती है कितनी अच्छी बात है ना, वो भी बनाने के लिए राज़ी हो गई है, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे एरी कह रही होती कि देखो, ये बहुत ज़्यादा अलग होता है। मतलब एक टैलेंट अलग चीज़ होती है और एक गॉड गिफ्टेड वाला हार्डवर्क अलग चीज़ होता है, समझे। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो एरी रहती है इसे अभी भी जलन होती है। आपको पता ही है किस लिए जलन होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस्सा अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनका गेम का अभी पहला पहलू ही बनने वाला है। और जो उताह रहती है वो गेम में कुछ ऐसे सेटिंग्स कर रही होती है, मतलब ये तो गेम डेवलपर वाला काम कर रही होती है, स्क्रिप्ट वाला काम कर रही होती है। तो ये गेम का कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिख रही होती है जिससे वो तोमो को प्रपोज कर सके गेम में ही। और ये अब तोमो के ऊपर निर्भर करता है कि वो गेम में यस चुनेगा या फिर नो चुनेगा। मतलब तुम समझ रहे हो कितने आगे का दिमाग लगाया हुआ है कि गेम में ही प्रपोज कर दिया जाए। और फाइनली इनका गेम का एक हिस्सा बन के रेडी हो चुका है, समझे। सिर्फ एक हिस्सा बन के रेडी हुआ है, पूरा गेम अभी बन के रेडी नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा, पार्ट 3 चाहिए तो 2000 लाइक कर देना और सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस पर भी मैं एनिमे डालने वाला हूँ और पार्ट 3 बहुत बड़ा होने वाला है।